हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्कर कोड विद राज। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम पैटर्न 1 डीपी ऑन 1D एरेज देख रहे हैं, राइट। और आज हम आ चुके हैं एक और नई प्रॉब्लम के साथ, दैट इज़ मिनिमम जंप्स, जो कि जीएफजी पे मिनिमम जंप्स के नेम से स्टोर है, अवेलेबल है, एंड लीड कोड पे जंप गेम 2 नेम से अवेलेबल है, राइट। तो अभी हम देखते हैं प्रॉब्लम। उससे पहले एक और चीज़ हम लोग समझते हैं कि मैं डीपी ऑन 1D एरेज बोल किसको रहा हूँ, राइट। तो अगर अभी हम फोकस करें, अभी तक हमने जैसे लाइक फिबोनेक्की सॉल्व करी, nth ट्रिबोनेक्की सॉल्व करी, चाहे क्लाइंबिंग स्टेयर सॉल्व किया, तो उसमें क्या हो रहा है आप जैसा देखिए। जैसे क्लाइंबिंग स्टेयर्स था, तो क्लाइंबिंग स्टेयर्स में हमें आपको कहाँ जाना था, 0 टू टॉप। लेट्स अज्यूम अगर आपको 0 टू 7 जाना होता, तो क्लाइंबिंग स्टेयर्स में आप क्या कर सकते थे। अगर आपको 2 की जंप अलाउड होती, तो क्लाइंबिंग स्टेयर से 0 से आप 1 की जंप लेके आप चले जाते क्लाइंबिंग स्टेयर 1 पे, राइट। और 2 की जंप लेके आप चले जाते स्टेयर केस 2 पे, राइट। फिर सिमिलरली यहाँ पे होते, अगर आप 1 पे होते तो आप 1 की जंप लेके चले जाते 2 पे, और आप 2 की जंप लेके चले जाते 3 पे। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे होते तो अब यहाँ पे चले जाते 3 पे, 2 की जंप लेके आप यहाँ पे चले जाते 4 पे, राइट। अब इसको अगर आप थोड़ा सा जनरल वे में देखें, देखिए मान लीजिए आप nth स्टेयर केस पे हैं और आपको 0th स्टेयर केस पे जाना, और 1 जंप और 2 जंप ही अलाउड है। तो आप 1 जंप अगर आप लेते तो आप कौन सी सीढ़ी पे पहुंच जाते, n-1th सीढ़ी पे है ना, n-1th सीढ़ी पे ना। अगर आप 2 की जंप लेते तो आप कौन सी सीढ़ी पे पहुंच जाते, n-2nd स्टेयर केस पे। अगर आप n-2nd स्टेयर केस पे हैं तो वहाँ से भी आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं कि या तो आप 1 की जंप लीजिए या तो आप 2 की जंप लीजिए। अगर आपने 1 की जंप ली तो आप पहुँच जाओगे क्लाइंबिंग स्टेयर्स n-3 पे, अदरवाइज आप पहुँच जाओगे क्लाइंबिंग स्टेयर्स n-4 पे। अगर आप यहाँ पे फोकस फरमाएं तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल चेंज हो रहा है, जैसे कि n चेंज हो रहा है यहाँ पे, इसके अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है जो चेंज हो रहा हो, राइट। n ही था, कभी n-1 हो गया कि n-1 सॉल्व करके लाना है, फिर कभी n-2 हो गया कि n-2 सॉल्व करके लाना है, फिर कभी n-3 हो गया कि n-3 सॉल्व करके लाना है। इसके अलावा कोई वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप सिमिलरली अगर आप फिबोनेक्की पे भी देखें, अगर आपको nth फिबोनेक्की निकालना है तो आपको उसके लिए n-1th फिबोनेक्की की ज़रूरत पड़ती है और n-2nd फिबोनेक्की की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली अगर आपको n-2nd फिबोनेक्की नंबर निकालना है तो आपको n-3rd फिबोनेक्की की ज़रूरत पड़ती है और आपको n-4th फिबोनेक्की नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो सिर्फ और सिर्फ n वेरिएबल ही है जो चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पे n-1 हो गया, यहाँ पे n-2 हो गया, यहाँ पे n-3 हो गया, यहाँ पे n-4 हो गया। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ ओनली ये अभी तक जो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं उसमें 1 वेरिएबल ही है, राइट। और 1 वेरिएबल वाले प्रॉब्लम्स में जब हमें स्टोर करवाना होता है अपने आंसर को, तो हम क्या यूज़ करते हैं, 1D एरे, राइट। या तो हम हैश मैप भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया, लेकिन हम जनरली अभी क्या यूज़ कर रहे हैं, 1D एरे, क्योंकि ये हमारे लिए सिंपल है, ठीक। तो आप कहोगे भैया अगर इससे तो कभी हमारे पास 2 वेरिएबल हुए तो मैं अपना आंसर स्टोर करने के लिए 2D एरे यूज़ करूँगा। तो यस, जनरली अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हुए तो हम अपना आंसर स्टोर करने के लिए 2D एरे यूज़ करेंगे। अभी हम ये चीज़ आगे देखेंगे भी, राइट। तो अभी हम ये चीज़ आगे देखेंगे भी, ओके। तो अब आप देखिए यहाँ पे एक और चीज़, सिमिलरली अगर आपके पास 3 वेरिएबल हुआ तो आप 3D एरे लेंगे अपना आंसर स्टोर करवाने के लिए, बिल्कुल करेक्ट। इससे रिलेटेड भी हम लोग अभी 2-3 प्रॉब्लम देखेंगे 3D एरे से रिलेटेड। तो आपको समझ में आ गया कि डीपी ऑन 1D एरे में किसको बोल रहा हूँ। डीपी ऑन 1D एरे में उसको बोल रहा हूँ
कि जिसमें हम अपना आंसर स्टोर करवाने के लिए 1D एरे यूज़ करते हैं, राइट। तो वो उस प्रॉब्लम को अभी फिलहाल मैं 1D एरे बोल रहा हूँ, वरना आप इस टॉपिक को आप ऐसे भी बोल सकते हैं DP ऑन वन वेरिएबल, करेक्ट। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी सबसे पहले। तो इसको मिटा देते हैं और अब आते हैं सीधा, सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इस प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। पहले प्रॉब्लम रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे हम इसकी थोड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। और मैं आपको कंस्टेंट बता देता हूँ, इसका कंस्टेंट है n लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 4, 1 मिनिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम 10 की पावर 4 हो सकता है, एंड एरे ऑफ i भी आपका मैक्सिमम 10 की पावर 4 हो सकता है, एंड मिनिमम क्या हो सकता है 1। तो एक बारी प्रॉब्लम पढ़ते हैं। ये बोल रहे हैं कि आपके पास एरे है नॉन नेगेटिव नंबर्स का, ओके। तो आपके पास एरे है नॉन नेगेटिव नंबर्स का, ईच नंबर टेल्स यू मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स यू कैन जंप फॉरवर्ड फ्रॉम दैट पोजीशन। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर आपके एरे ऑफ आई पे, अगर आपके एरे ऑफ आई पे 3 पड़ा है, तो आप ith स्टेयर, लेट्स अज्यूम अगर आप किसी भी ith स्टेयर केस पे हैं, ith कुछ भी हो सकता है, अगर आप सेकंड स्टेयर केस पे हैं, थर्ड स्टेयर केस पे हैं, फोर्थ स्टेयर केस पे हैं, ठीक है, तो ith कुछ भी हो सकता है, जनरल वे में मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ से आप मैक्सिमम आप कितने जंप्स ले सकते हैं, कितने स्टेप्स चल सकते हैं, या देखिए आप एक का जंप ले सकते हैं, दैट इज i+1, आप i+1 पे पहुँच जाओगे। अगर आपने 2 का जंप लिया तो आप i+2 पे पहुँच जाओगे। अगर आपने सिमिलरली 3 का जंप लिया तो आप i+3 पे पहुँच जाओगे। क्या आप यहाँ से 4 लेंथ का जंप ले सकते हो? तो आप यहाँ से 4 लेंथ का जंप नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि एरे ऑफ आई पे अभी पड़ा है 3, तो मैक्सिमम आप 3 लेंथ की जंप ले सकते हो, करेक्ट। अगर आपके एरे ऑफ आई पे 0 पड़ा है तो आप वहाँ से एक भी जंप नहीं ले सकते, ठीक है। अब इधर प्रॉब्लम ध्यान से समझना, योर टास्क इज टू फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स नीडेड टू मूव फ्रॉम द फर्स्ट पोजीशन टू एरे के लास्ट पोजीशन पे जाना है आपको, करेक्ट। अब ये बोल रहा है कि सीधा एरे के लास्ट पोजीशन पे जाना है। अभी आपके पास यहाँ पे एरे क्या दिया हुआ है, सिर्फ एरे आपको क्या दिया हुआ है, ये वाला एरे जो आपको बता रहा है कि आप किसी पोजीशन से कौन से कितने मैक्सिमम जंप ले सकते हो, राइट। यही तो एरे दिया हुआ है बस। तो इट मीन्स, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, दिस प्रॉब्लम, आपको मान लीजिए इसका इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम तो आपको 0 to 10 जाना है इस टेस्ट केस के लिए, 0 to 10 जाना है। और इस टेस्ट केस के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 to 5 जाना है। बट आपको क्या बताना है कि इस बार मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स, चाहे आप बोल सकते हो मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स नीडेड टू मूव फ्रॉम द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द एरे टू द लास्ट पोजीशन। इस बार क्वेश्चन पिछली बार से चेंज है। पिछली बार प्रॉब्लम क्या थी क्लाइंबिंग स्टेयर्स की, चाहे मिनिमम कॉस्ट क्लाइंबिंग स्टेयर्स की, कि आपको मिनिमम क्लाइंबिंग स्टेयर्स में काउंट यूनिक नंबर ऑफ वेज बताना था फ्रॉम 0 to n, या बोल सकते हो 0 to टॉप जाने के लिए। लेकिन इधर आपको बताना है काउंट मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स नीडेड टू रीच 0 to n, राइट, या 0 to टॉप आप बोलिए, आपको ये बताना है। और ये देखिए यहाँ पे सबसे एक और इंपॉर्टेंट लाइन नोट, क्या बोल रहा है कि रिटर्न -1 इफ यू कांट रीच एंड ऑफ द एरे। अगर आप एंड ऑफ द एरे, मतलब इट मीन्स फॉर दिस टेस्ट केस, दिस वन, अगर आपको 0 to 10 जाना है, और 0 to 10 जाने के लिए 0 to 10 आप पहुंच नहीं सकते, 0 से अगर आप 10 पहुंच नहीं सकते तो आपको क्या रिटर्न करना है, -1। अगर आप पहुंच सकते हो तो आपको रिटर्न करना है कि आप कितने मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स में पहुंच जाओगे। जैसे इस केस में 3 आंसर है, इस केस में -1 आंसर है। तो मे बी आपको अब प्रॉब्लम क्लियर होगी। तो एक बारी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है इस प्रॉब्लम के लिए, कि हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे डिस्कशन करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे डिस्कशन। तो उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो देखी है व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की इन रिकर्जन,
तो आप लोगों को पता होगा, अगर फॉर एग्जांपल जैसे हम लेते हैं एग्जांपल फिबोनाची का ही, अगर आपको फिब 5 निकालना है तो हर एक लेवल से फिब 4 2 कॉल्स निकलती थी हर एक लेवल से, ये आपको पता ही है। जैसे फिब 3, और आपको पता है क्यों 2 कॉल्स निकलती थी, यहाँ पे फिब 3, यहाँ पे फिब 2, सिमिलरली यहाँ पे फिब 2 और यहाँ पे फिब 1, राइट। हर बार 2 कॉल्स निकलती थी हर एक लेवल से, तो आपकी यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती थी, 2 की पावर n। अब आप सोच के देखिए, यहां से हर एक लेवल से जब 2 कॉल्स निकल रही है तो 2 की पावर n, जब हर एक लेवल से आपको पता होता था 3 कॉल्स निकल रही है, तो आपको पता है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, नॉर्मल रिकर्जन की बात कर रहा हूं, सिर्फ नॉर्मल रिकर्जन अगर आप अप्लाई करते तो 3 की पावर n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती थी। तो इट मीन्स व्हाट, 3 की पावर n व्हाट, अगर आपने मेरे वीडियो देखे थे, इट मीन्स कि अगर आपका n इंक्रीज हो रहा है या जो भी अगर आपका n इनपुट है, तो आपको 3 की पावर n अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ आइट्रेशंस परफॉर्म होंगे, आपका कोड अप्रोक्सीमेटली 3 की पावर n आइट्रेशंस परफॉर्म करेगा, राइट। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। और जैसे जैसे n इंक्रीज होगा 3 की पावर n इंक्रीज होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है और उतने ज़्यादा आइट्रेशंस परफॉर्म होंगे, ये आपको पता है। तो हमने जनरल वे में क्या लिखा था, अगर हर लेवल से k कॉल्स अवेलेबल होती, हर लेवल से मेरे को k जंप्स लेनी होती, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी क्या बन जाती, k की पावर n। जैसे कि आप लोगों को मैंने एक प्रॉब्लम भी करवाई थी कि काउंट यूनिक नंबर ऑफ वेज टू रीच nth स्टेयरकेस इफ 1 to 6 जंप्स आर अलाउड। तो उस केस में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही थी, 6 की पावर n। क्यों 6 की पावर n, क्योंकि हर एक स्टेयरकेस से आपको ऑप्शन था कि आप 6 लेंथ तक की मिनिमम 6 लेंथ तक की मैक्सिमम जंप्स आप ले सकते हो, करेक्ट। तो उसके लिए क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, नॉर्मल रिकर्जन की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल रिकर्जन, ना कि मेमोराइजेशन ना टेबुलेशन, सिर्फ नॉर्मल रिकर्जन। उसके लिए आपके लिए क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती, 6 की पावर n। तो इधर जनरल वे में अगर k जंप्स होती, k जंप्स अलाउड या k कॉल्स अलाउड होती, तो इट मीन्स आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती k की पावर n। तो अब डिस्कस करते हैं इस केस में। आपको जैसा कि पता है कि जो आपका n है वो मैक्सिमम 10 की पावर 4 जा सकता है और मिनिमम 1 होगा, और एरे ऑफ i, मतलब जो एरे ऑफ i पे पड़ा है, एरे ऑफ i क्या बताता है आपका कि आप मैक्सिमम कितनी जंप्स ले सकते हो। तो आप मैक्सिमम 10 की पावर 4 ले सकते हो, मिनिमम 1 ले सकते हो, सॉरी इसका कंडीशन 0 भी है, 0 भी ले सकते हो। एरे ऑफ i पे 0 पड़ा है तो अब 0 जंप्स भी अलाउड है, करेक्ट। तो अब आप सोच के देखिए यहाँ पे कि अगर आपके पास कोई एरे दिया हुआ है, लेट्स अज्यूम आपके पास कोई एरे दे दिया। देखिए वैसे भी हम लोग जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं एक रफ कैलकुलेशन करते हैं कि 3 की पावर n एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइट्रेशंस नहीं है, बट हम देखते हैं कि 3 की पावर n क्या बताता है कि जैसे जैसे हमारा इनपुट बढ़ेगा तो हमारा जो नंबर ऑफ आइट्रेशंस है वो भी एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। तो बस उतना पता लग रहा होता है कि रफली हमें पता लग रहा होता है। तो एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे होते, करेक्ट। तो इस केस में अगर आप देखिए, अगर मान लीजिए आपका टेस्ट केस कुछ ऐसा दे दिया रहता, मान लीजिए कि एक पे दे दिया 0, एक पे दे दिया 10, यहाँ पे दे दिया आपको 10 की पावर 4, और यहाँ पे दे दिया 999, और यहाँ पे दे दिया 2। तो आपको तो पता ही नहीं है। इट मीन्स व्हाट, अगर मान लेते हैं इधर 10 दे देते हैं, इसका मतलब क्या है, इसको 100 कर लेते हैं, राइट। इसका मतलब क्या है, अगर आप 0 पे खड़े हो तो आप 1 की जंप भी ले सकते हो, आप 2 की जंप भी ले सकते हो, आप 3 की जंप भी ले सकते हो, आप 4 की जंप भी ले सकते हो, टिल आप 100 लेंथ तक की भी जंप ले सकते हो, राइट। क्योंकि 0 पे क्या पड़ा है आपके 100। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पे, लेकिन अगर आप 1 पे पहुंच गए, अब देखिए 0 से अगर आप 1 की जंप लेते तो आप फर्स्ट इंडेक्स पे पहुंच जाते, अगर आप 2 की जंप लेते तो 2 पे पहुंच जाते, 3 की जंप लेते 3 लेंथ तक की जंप लेते तो 3 पे पहुंच जाते, अगर 4 लेंथ की जंप लेते तो आप 4 पे पहुंच जाते। तो अब देखिए 1 पे क्या बता रहा है, 1 से आपकी 10 कॉल्स निकलेंगी, क्योंकि 1 से कितनी जंप्स अलाउड है, 1 लेंथ की जंप, 2 लेंथ की जंप, 3 लेंथ की जंप
टिल 10 लेंथ तक की जंप अलाउड। देखिए 0 से 100 लेंथ तक की जंप अलाउड थी, इधर 1 से इधर अब सिर्फ 10 लेंथ तक की जंप अलाउड है। अगर 10 लेंथ तक की जंप अलाउड है, इट मीन्स कि हमारे कॉल्स डिफरेंट हो गए। इधर इधर कांस्टेंट कॉल्स नहीं है, हर लेवल से डिफरेंट कॉल्स निकल रहे हैं। और मान लीजिए अगर आप 4 पे होते तो वहीं पे आपके पास 1 लेंथ की जंप अलाउड होती, 2 लेंथ की जंप अलाउड होती, क्योंकि एरे ऑफ आई पे क्या पड़ा है 2, करेक्ट। तो आप एक्चुअल इधर तो और एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इधर हम क्या कर सकते हैं, अब वर्स्ट केस मान के चलिए कि आपको 0 to n जाना है, करेक्ट। तो हर एरे पे आपको 0 to n जाना है। हर एक एरे पे आप मान लीजिए, हर एक एरे के इंडेक्स पे मान लीजिए ये जो आपका एरे है, जो भी बहुत बड़ा सा, हम वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वर्स्ट केस क्या हो सकता है, वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि मैं हर एक एरे के एलिमेंट पे 10 की पावर 6 भर दूं, 10 की पावर 4 भर दूं, क्योंकि मैक्सिमम 10 की पावर 4 अलाउड है ना जब एरे ऑफ आई की वैल्यू अकॉर्डिंग टू आवर कंस्ट्रेंट। मैं हर एक एरे के इंडेक्स पे 10 की पावर 4 भर दूं। अगर मैंने हर एक एरे के इंडेक्स पे 10 की पावर 4 भर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, हर एक लेवल से मेरे पास 10 की पावर 4 कॉल्स या 4 जंप्स अलाउड है, राइट। इसका मतलब तो यही हो गया ना, मैं 1 लेंथ तक की भी जंप ले सकता हूँ, मैं 2 लेंथ तक की भी जंप ले सकता हूँ, ऐसे यहाँ पे 3 लेंथ की, यहाँ पे 4 टिल 10 की पावर 4 जंप्स की अलाउड, 10 की पावर 4 जंप्स ले सकता हूँ लेंथ तक की। और अगर मैं 1 पे पहुँच गया तो 1 से भी 10 की पावर 4 लेंथ तक की जंप ले सकता हूँ। तो इट मीन्स अब तो आपको कांस्टेंट कॉल्स दिख रही होगी। तो इस केस में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, आपको पता है 10 की पावर 4n, राइट। और अब देखते हैं सबसे बेस्ट केस कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्या आएगा। सबसे बेस्ट केस देखिए क्या आएगा, मान लीजिए आप जंप ही नहीं ले सकते, हर एक पे 0 पड़ा है, हर एक पे 0 पड़ा है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट केस यहाँ पे क्या आएगा, हर एक पे 0 पड़ा है, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी आपकी, आपको पता है 0 की पावर n, और किसी की 0 की पावर कुछ भी रख लो आप, 0 ही होता है। तो और अगर आप मान लीजिए एक और चीज़ देख लीजिए, अगर हर एक पे 1 पड़ा होता, हर एक पे 1 पड़ा होता, 0 तो क्या बता रहा है, 0 का मतलब तो ये कि आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, मतलब आप nth स्टेयर केस पे पहुंच ही नहीं सकते। तो मैं और मिनिमम ले लेता हूँ, 0 के बाद मिनिमम क्या होगा 1 1, हर एक बॉक्स पे 1 1 1 1 1 1 पड़ा होता है एरे ऑफ आई पे। तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती, 1 की पावर n। तो आप इस प्रॉब्लम में देख रहे हैं, देखिए इस प्रॉब्लम में आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है आपको नहीं पता है, आपको ये पता है कि मैक्स टू मैक्स 10 की पावर 4n जा सकती है, और बेस्ट केस में 1 की पावर n जा सकती है, या इसको हम एक और चीज़ बोल सकते हैं, या 0 तक, या 0 से 10 की पावर 4n तक आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वेरी करेगी। ये बात आपको समझ में आई। और n आपको पता है, n भी वर्स्ट केस में क्या है, 10 की पावर 4। आप सोच के देखो, रिकर्जन तो यहाँ पे बुरी हालत मचा देगा। वैसे ही 10 की पावर 4 का एक्सपोनेंशियल, और फिर n को आपने 10 की पावर 4 और भर दिया, 4 इंटू 10 की पावर 4। जब हमारा 2 की पावर n होता है तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा 30 n इक्वल टू 30 के लिए सॉल्व कर पाते थे, राइट। आपको पता हो तो क्यों, क्योंकि विद इन हमें अपना कोड 10 की पावर 8 ऑपरेशंस करना होता है। ये मैंने आपको रीज़न दिया है वीडियो में, 10 की पावर 8 ऑपरेशंस करना होता है। तो अब आप सोच के देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू 2 ही रख दें बस, तो तब भी 10 की पावर, अगर n की वैल्यू 2 का मीन्स क्या है कि अगर हमें 0 to 2 जाना पड़ जाए तो तब भी 10 की पावर 8 ऑपरेशंस यूज हो जाएंगे। और वो भी कब, अगर मेरे जो n इक्वल टू 2 एरे ऑफ आई पे 10 की पावर 4 पढ़ाओ बस, और मान लीजिए 0 to 2 जाना है, 0 1 2 0 to 2 जाना है, और हर एक डब्बे पे 10 की पावर 4 पड़ा है, तो मेरे 10 की पावर 8 ऑपरेशंस तो यहीं पे लग गए। तो रिकर्जन यहाँ पे कितनी बुरी हालत मचा रहा है। तो यहाँ पे एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की रेंज आ रही है। आप यहाँ पे वैसे भी पहली बात तो आप एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर नहीं पाते थे, और यहाँ पे तो और अब आप और कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, यहाँ पे तो और रेंज आ रही है। तो यहाँ पे तो रिकर्जन बुरी हालत मचा देगा, लेकिन फिर भी हम रिकर्सिव कोड अपना देखेंगे क्योंकि हमें मेमोराइजेशन वहीं से हम लोग करते हैं। तो अब हम देखते हैं, अब आपको मे बी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी
कैसे वेरी करेगी वो भी समझ में आया होगा। और ये आपको तभी समझ में आएगा अगर आप मेरी पिछली वीडियो व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली देख के आए होंगे, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो अब हम आते हैं रिकर्जन पे। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप ith स्टेयरकेस पे हो और एरे ऑफ आई पे, मान लीजिए एरे ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट करता है, एरे ऑफ आई ये रिप्रेजेंट करता है कि आप मैक्सिमम कितनी जंप ले सकते हो। तो अब मान लीजिए एरे ऑफ आई पे के पड़ा है, तो आप यहाँ से 1 लेंथ की जंप, यहाँ से आप 2 लेंथ की जंप ले सकते हो, यहाँ से आप 3 लेंथ की जंप ले सकते हो, और यहाँ से आप के लेंथ तक की जंप ले सकते हो। तो अगर आप 1 लेंथ की जंप लिए तो 1 पे पहुँचोगे, 2 लेंथ की जंप लिए तो 2 पे पहुँचोगे, 3 लेंथ की जंप लिए तो 3 पे, हाँ आप 3 पे पहुँचोगे, i+1 पे पहुँच जाओगे, ith स्टेयरकेस से i+2 पे पहुँच जाओगे, i+3 पे पहुँच जाओगे, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे i है, ठीक है, और यहाँ पे पहुँच जाओगे i+k पे, राइट। और अब आपको पता नहीं है कि एरे ऑफ i+1 पे क्या पड़ा, एरे ऑफ i+2 पे क्या पड़ा, क्योंकि सब में डिफरेंट हो सकता है। तो क्योंकि और हमने ऊपर भी देखी, हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमने सब सेम मान के चली है कि हर जगह 1 1 1 1 पड़ा होता है। वर्स्ट के मिनिमम देखे तो हर जगह 1 1 1 1 पड़ा हो सकता है, मैक्सिमम देखे तो हर जगह 10⁴ पड़ा हो सकता है, और हमें 0 to n जाना है। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कितनी वेरी हो रही है, 1n, चाहे हम बोले 0 से लेके 10⁴n तक, हम ऐसे मान के चलें कि मैक्सिमम वर्स्ट केस में इतनी जा सकती है और मिनिमम इतनी जा सकती है बेस्ट पॉसिबल में, राइट। तो और आपको पता है n भी कितना बड़ा है, 10⁴ है, ठीक है। तो आप सोच के देखिए, इसको थोड़ा क्लीन डायग्राम बनाते हैं। एक काम करते हैं कि हम ith इंडेक्स पे हैं और यहाँ से आपको 3 लेंथ तक की जंप अलाउड है, 1 2 3, ये जंप अलाउड है। तो आप i+1 पे पहुँच जाओगे, आप i+2 पे पहुँच जाओगे, i+3 पे पहुँच जाओगे, और आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है डेस्टिनेशन, दैट इज़ व्हाट, डेस्टिनेशन आपका टॉप है 0 to n। तो आप यहाँ पे सोच के देखिए, अब आप क्या करते हैं, यहाँ से अगर आप i+1 पे पहुँच जाते तो आप क्या बोलते हैं, यहाँ पे आप i+1 को बोलते या अपने रिकर्जन फंक्शन को बोलते, भाई तू मुझे बता दे कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगेंगे, कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगेंगे i+1 से डेस्टिनेशन जाने पे। तो एक काम करते हैं, हमारे रिकर्जन फंक्शन ने ला के दे दिया कि i+1 से डेस्टिनेशन जाने पे कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगेंगे। लेट्स अज्यूम कि x मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगेंगे। सिमिलरली मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे अपने रिकर्जन फंक्शन को, भाई तू i+2 से ला के दे दे मुझे। तो ठीक है जी, उसने i+2 से भी ला के दे दिया कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगेंगे। लेट्स अज्यूम यहाँ पे इस बार y मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लग रहे हैं, मतलब कि y मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स में आप पहुंच सकते हो कहाँ पे, अपने डेस्टिनेशन पे। सिमिलरली हमने i+3 को भी बोल दिया, जहाँ जहाँ हम पहुंच सकते थे ith स्टेयरकेस से, वहाँ से हम काम किससे करवा लेते हैं, अपने रिकर्जन से, राइट, आपको पता ही है। तो सिमिलरली मैंने i+3 को भी बोल दिया कि i+3 तू जा बता दे डेस्टिनेशन पहुंचने में कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगेंगे। उसने बता दिया कि x लगेंगे, z लगेंगे। तो आप सोच के देखिए यहाँ पे कि सब ने बता दिया कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगेंगे, कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स पे आप i+3 से डेस्टिनेशन। ये देखिए आप 2 पे ये मत जाइएगा कि पाथ बोल रहा हूँ मैं, पाथ नहीं, यहाँ पे इसको हटा ही देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत हो कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स पे आप पहुँच सकते हैं i+3 से डेस्टिनेशन पे। सब ने बता दिया इतना, बट आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा। रिकर्जन ने तो मुझे कहाँ से बताया, रिकर्जन ने मुझे बताया i+1 से डेस्टिनेशन जाने पे आपको कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगेंगे, i+2 से डेस्टिनेशन जाने पे कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगेंगे, i+3 से डेस्टिनेशन जाने पे कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगेंगे। ये तो मुझे रिकर्जन ने बताया है, बट मुझे क्या चाहिए, i से डेस्टिनेशन जाने पे कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगेंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, आप सोच के बताइए, उसके लिए मैं क्या करूँगा। देखिए i से i+1 पहुँचने के लिए मैंने 1 लेंथ की जंप ली, i+2 से i से i+2 पहुंचने के लिए मैंने 2 लेंथ की जंप ली, i से i+3 पहुंचने के लिए मैंने 3 लेंथ की जंप ली। लेकिन यहाँ पे अगर हम ढंग से फोकस करेंगे तो हम पाएंगे कि हमने मूव्स कितने चले। मूव तो एक ही चला ना, कि मैं डायरेक्ट i से 2 लेंथ की जंप लेके मैं i+2 पे पहुंच जाऊं, तो मैंने मूव्स कितने चले, मूव्स तो एक ही चला, जंप तो एक ही ली ना। सोच के देखिए ना, एक ही जंप में मैं पहुंच गया i+2 पे,
सिमिलरली अगर मैं एक की जंप लेता, एक लेंथ की जंप लेता, तो सिमिलरली एक ही लेंथ की जंप से मैं सीधा i+1 पे पहुंच जाता, है ना। और मैं देखिए 3 लेंथ की जंप ले पाता तो मैं एक ही जंप से सीधा i+3 पे पहुंच जाता, राइट। आपको पता है, लेकिन जंप मैं एक ही बार ले रहा हूं, सीधा एक ही जंप लेता, मैं एक ही छलांग मारता 3 लेंथ की और मैं i+3 पे पहुंच जाता। तो मूव्स कितने हुए? मूव्स तो मैंने एक ही लिया ना, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया आपका? फाइनल आंसर तो आपका ये हो जाएगा ना 1 प्लस मिनिमम ऑफ x कॉमा y कॉमा जेड। आप बोलोगे मिनिमम ऑफ x कॉमा y कॉमा जेड क्यों? क्योंकि उसने आपको प्रॉब्लम में बोला है कि आपको टॉप पे जाना है विद मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स। अगर आपको विद मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स जाना है तो एक जंप तो आपने ली खुद की, एक का एफर्ट आपने मारा, यहां पे भी आपने एक का एफर्ट आपने मारा, यहां पे भी आपने एक का एफर्ट ई लिख दे रहा हूं जो कि एफर्ट रिप्रेजेंट करेगा, ये आपने मारा है। और i+1 से डेस्टिनेशन जाने में कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगेंगे, ये मैंने रिकर्जन ने ला के दिया। तो ठीक है, तो मैं कौन सा पाथ चूज करूंगा? मैं आई से डेस्टिनेशन, तो आई से मैं i+1 के थ्रू भी जा सकता हूं। डेस्टिनेशन देखिए, डेस्टिनेशन मेरा कैसे कैसे जा सकता हूं मैं डेस्टिनेशन, आई से मैं सीधा i+1 जा सकता हूं और फिर मैं डेस्टिनेशन जा सकता हूं। आई से मैं i+2 जा सकता हूं, फिर मैं डेस्टिनेशन जा सकता हूं। पर आई से मैं i+3 जा सकता हूं और मैं सिर्फ और फिर डेस्टिनेशन जा सकता हूं। और आपको पता है कि आप एक के एफर्ट पे यानी एक मूव पे ही पहुंच गए। एक आपने एक लेंथ की जंप ली, एक लेंथ की जंप ली, बट एक मूव यूज किया, मूव आपने एक ही यूज किया, दैट इज i+1। ठीक है, आपने 2 लेंथ की यहां पे जंप लोगे, आप i+2 पे पहुंचोगे, लेकिन मूव आपने एक ही यूज किया। सिमिलरली फॉर नेक्स्ट वन। तो बट अब आप कौन से पाथ से जाना चाहोगे? जिस पाथ से आपको सबसे मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स लग रही होंगी। i+1 से d जाने में मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स लग रही है कि i+2 से d जाने में मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स लग रही है कि i+3 से डेस्टिनेशन जाने पे मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लग रही है? तो आप कौन सा लेना चाहोगे, आप ही बताइए। आप वहाँ वो वाला लेना चाहोगे ना जो सबसे कम मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स में आप डेस्टिनेशन पहुंच जाओगे, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ही यही है। ठीक है, तो ये तो आपको एक तरह से मैंने आपको रिकरेंस रिलेशन ही समझा दिया। ठीक है, तो अब इसको मिटाते हैं, आप लिख लेना रोक के। अब एक बार हम स्टेप बाय स्टेप चल लेते हैं। रिकर्जन का स्टेप 1, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम से डिमांड क्या है। हमारी प्रॉब्लम से डिमांड क्या है कि आपको 0 टू टॉप, चाहे ये आपका लास्ट इंडेक्स ऑफ एरे, आप कुछ भी बोलो, 0 टू टॉप जाना है, चाहे 0 टू n जाना है, विद मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स। विद मिनिमम नंबर ऑफ मूव से आपको कहां जाना है? 0 टू n। स्टेप 2, अब स्टेप 2 सोचिए कि अगर आप ith स्टेयरकेस पे हो तो मैक्सिमम कितनी जंप ले सकते हो आप? ith स्टेयरकेस से 1 लेंथ की जंप ले सकते हो, 2 लेंथ की जंप ले सकते हो, टिल एरे ऑफ i लेंथ तक की जंप ले सकते हो। क्यों? क्योंकि एरे ऑफ i आपको बताता है कि आपको कितनी जंप्स अलाउड है मैक्सिमम। तो अगर आप i से i+1 पे पहुंच जाओगे, यहाँ पे i+2 पे पहुंच जाओगे, यहाँ पे i प्लस एरे ऑफ i पे पहुंच जाओगे, राइट। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे कि भाई अपने रिकर्जन को स्टेप 2 में क्या करते हैं? अपने रिकर्जन फंक्शन से काम करवाते हैं, यानी हम अपने रिकर्जन से काम करवाते हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, i+1 वाले भाई तू जा और डेस्टिनेशन जाने तक के कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगेंगे तू ले आ। रिकर्जन ने ला के दे दिया, मान लीजिए रिकर्जन ने ला के दे दिया, डेट इज x, इतने लग रहे हैं। i+2 से डेस्टिनेशन जाने में कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगेंगे? रिकर्जन ने ला के दे दिया, दैट इज y। सिमिलरली ऐसे सो ऑन, i प्लस एरे ऑफ i से डेस्टिनेशन जाने में कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगेंगे, वो उसने ला के दे दिया z। ठीक है, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हो जाएंगी। अब हम क्या करते हैं, स्टेप 2 से स्टेप 3 में हम स्टेप 2 से अपना फाइनल आंसर बनाते हैं। और आपको पता है आपका फाइनल आंसर इस बार क्या बनने वाला है? 1 प्लस मिनिमम ऑफ x कॉमा वाई कॉमा एंड बहुत सारी वैल्यूज आएंगी जहां जहां आप जा सकते हो z, राइट। और स्टेप 4 आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो हम डिराइव कर लेंगे किससे? अपने, ठीक है, ड्राई रन से हम डिराइव कर लेंगे। वैसे तो जब हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो लेकिन अभी हम ड्राई रन से हम लोग अचीव करेंगे, राइट। तो आपको फाइनल आंसर भी आपने बना दिया स्टेप 2 से। तो अब आप सोच के देखिए
अगर आपने मेरा मिनिमम नंबर ऑफ काउंट यूनिक नंबर ऑफ वेज आपने मेरा देखा है जिसमें 1 to 6 जंप्स अलाउड थी, तो मैं क्या करता था अच्छा कोड लिखने के लिए कि मेरे को हर एक लेवल से कितनी जंप्स अलाउड थी, i=0 से लेके या i=1 से लेके अलाउड थी। मैं 1 लेंथ की जंप लेता था, 0 लेंथ की जंप अलाउड नहीं थी वहाँ पे। तो i=1 से लेके, इसको हटा ही देते हैं, साफ लिख देते हैं, i=1 से लेके i< तक की जंप्स अलाउड थे और आप i++ करते थे, राइट। और आप यहाँ पे क्या कर लेते थे, मिनिमम वेरिएबल बना लेते थे, या आपने काउंट यूनिक नंबर ऑफ वेज या कुछ भी बना लिया आपने, ठीक है। आप एक आंसर वेरिएबल बना लेते थे अगर आपने वो देखा है, और आपको सबका काउंट चाहिए होता था, तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, काउंट यूनिक नंबर ऑफ वेज में, तो आप आंसर प्लस इक्वल टू कॉल करते रहते थे, राइट। कि आपने हेल्पर कॉल किया और i+j पे पहुंचते गए, है ना। आपको यहाँ पे j कर देता हूँ, यहाँ पे जम्प्स लिखे हुए थे, जम्प्स कितने अलाउड थे, ठीक है। तो i+j से आप करते रहते थे। लेकिन इस प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे, ये बताने का क्या मतलब था, क्योंकि देखिए अब आपको हर एक लेवल से आपकी कितनी कॉल्स लगने वाली आपको नहीं पता। तो मान लीजिए अगर आप 0 पे खड़े हैं, 0 से मान लीजिए आपके आपके एरे ऑफ 0 पे 10 पड़ा है, एरे ऑफ 0 पे अगर आपके 10 पड़ा है, ठीक है, तो आपको तो पता ही नहीं आपकी कितनी कॉल लग सकती है। बस आपको एरे ऑफ 0 पता है कि 10, मतलब ये वेरी कर सकता है ना, कुछ भी वेरी कर सकता है। एरे के अकॉर्डिंग हमें कॉल लेनी पड़ेगी। एरे ऑफ 0 पे 2 भी पड़ा हो सकता है, 3 भी पड़ा हो सकता है, वो हमें नहीं पता है। अभी के लिए फिलहाल मान लेते हैं कि अभी 10 पड़ा है, तो मुझे ये पता है कि यहाँ से 10 कॉल निकलेंगी, 10 कॉल। अगर मान लीजिए एरे ऑफ 1 पे 2 पड़ा है, एरे ऑफ 2 पे अभी फिलहाल इतना मान लेते हैं, एरे ऑफ 2 पे हमारा 3 पड़ा है, तो मैं 0 से 1 लेंथ की जंप लूंगा तो 1 पे पहुंच जाऊंगा, 2 लेंथ की जंप लूंगा तो 2 पे, यहाँ पे 10 पे पहुंच जाऊंगा। अब आप सोच के देखिए, 1 से आपकी बस 2 कॉल निकल सकती है। आप 1 लेंथ की जंप अलाउड है, 2 लेंथ की जंप अलाउड है, 2 से 3 लेंथ की जंप लग सकती है, एक लेंथ की जंप अलाउड है, 2 लेंथ की, 3 लेंथ की। तो मैं इधर क्या करूंगा, मेरे को मैक्सिमम कितनी जंप्स अलाउड है, फॉर लूप j=1 से लेके j<= एरे ऑफ i लेंथ तक की जंप्स अलाउड है ना मैक्सिमम, और मैं j++ करता जाऊंगा, ठीक है, j++ करता जाऊंगा। और मैं इस बार देखिए, आपने अगर मेरे ये ऊपर देखा है, ये देखा है अगर आपने ऊपर, तो हर एक लेवल से मैं सबका मिनिमम निकाल लेता था ना, मैं जहाँ जहाँ जा सकता था। देखिए ये वाला मैंने आपको समझाया था, वो मैंने मिटा दिया। i+1 से डेस्टिनेशन जाने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, i+1 से डेस्टिनेशन जाने के लिए, i+2 से डेस्टिनेशन जाने के लिए, एरे ऑफ i से डेस्टिनेशन जाने के लिए आपको दे दिया इसने x नंबर ऑफ मूव्स, y नंबर ऑफ मूव्स, z नंबर ऑफ मूव्स। तो अब इन सब का i+1 से, i+2 से, i+3 से, एरे ऑफ i से, इन सब का मिनिमम निकालते थे ना। तो यहाँ पे भी तो आप मिनिमम निकालोगे हर एक लेवल से। कैसे निकालोगे, हेल्पर i+j, हर एक का आपको मिनिमम चाहिए, हेल्पर i+j, तो आप एक मिनिमम वेरिएबल स्टोर करवा लोगे यहाँ पे। अब आप देख लेंगे हम उसको किससे इनिशियलाइज करेंगे, और आप मीन को बार बार अपडेट करते जाओगे। जो सबसे ज़्यादा मिनिमम होगा, मिनिमम आप किस में निकालते हैं। देखिए मिनिमम निकालने के लिए सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ, मिनिमम अगर आपको निकालना है तो आपको एटलीस्ट कम से कम 2 वैल्यूज़ तो चाहिए ना कंपेयर करने के लिए। अगर कंपेयर करने के लिए 2 वैल्यूज़ चाहिए, तो और मान लीजिए जब आप पहले पाथ पे होते, सबसे पहले पाथ पे होते, आप i से एक लेंथ की जंप लेके i+1 सॉल्व कर रहे होते, सबसे पहला पाथ। तो अब सोच के देखिए, आपके पास कोई 2 वेरिएबल है यहाँ पे, लेकिन मिनिमम में तो इसको भी काउंट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम में आपको कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी यहाँ पे, और कंपेयर कैसे करवाना होगा, मिनिमम इक्वल टू मैट डॉट मिनिमम ऑफ। देखिए अब आप क्या कर सकते हो, मिनिमम, अब हम देख लेंगे किससे इनिशियलाइज करेंगे, और ये वाला जो भी हेल्पर i+1 लेके आता उससे हम कंपेयर कर लेते। तो अब इसमें और मिनिमम में जो भी मिनिमम होता, इसमें i से i+1 पहुंचने में, हाँ, या i+1 से डेस्टिनेशन पहुंचने में जो भी मिनिमम होता, और जो हमने इसमें भी इनिशियलाइज कर, वो मिनिमम में स्टोर हो जाता। फिर अगली बारी आती 2 लेंथ की, i+2 पे पहुंच जाते, तो अब अगली बार में इस मिनिमम से कंपेयर हो रहा होता जो अपडेट हो गया है, तो वो हम देखेंगे ड्राई रन में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम रिकर्सिव कोड लिख के आते हैं एक बारी, थोड़ा सा अब आपको समझ में तो आ ही चुका है। तो इसका एक बार रिकर्सिव कोड लिखते हैं, करेक्ट। ओके जी,
स्टार्ट करते हैं हमारा रिकर्सिव कोड। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, तो सबसे पहले स्टैटिक इंट हेल्पर फंक्शन बना लेते हैं। उसमें हम लोग क्या क्या पास करेंगे, एरे को ट्रैवर्स करने के लिए एक इंडेक्स और एक इंट एरे पास करेंगे। करेक्ट, आपको पता ही है। और अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप मुझे सोच के बताइए कि अब आप लोग क्या करने वाले हैं। अब आपको, आप इंडेक्स एरे पे खड़े हैं, यानी ith स्टेयर केस पे खड़े हैं, तो ये आपको, आप कितने लेंथ की जंप ले सकते हो वहाँ से, आप ले सकते हो मान लीजिए 10 लेंथ की जंप, तो आपको 10 कॉल लगानी पड़ेगी। तो आप 10 कॉल तो करोगे नहीं, क्योंकि अगली बार लेवल अगले लेवल पे मान लीजिए अगर कोई डिफरेंट वैल्यू पड़े तो वहाँ से 2 कॉल। इस बार कांस्टेंट कॉल तो है नहीं, इसलिए मैंने आपको मिनिमम नंबर ऑफ काउंट यूनिक नंबर ऑफ वेज बताया था 1 to 6 जाने के लिए, क्योंकि इस बार जंप्स आपकी वेरी कर रही है। तो अगर आपकी जंप्स वेरी कर रही है तो आप कितने मैक्सिमम आप कितने जंप्स ले सकते हो, एरे ऑफ इंडेक्स ना, आप सोच के बताइए। जंप्स लेस देन एरे ऑफ इंडेक्स ही ना, इतनी जंप्स आपको अलाउड है, और जंप्स आप करते जाओगे प्लस प्लस। इसलिए आपको बेस से चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको मेरी पिछली वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको ये समझ में आए। और आप यहाँ पे एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा लोगे इंट मिनिमम। अब वैसे तो आइडेंटिटी होती है, अगर आपको मिनिमम निकालना तो आप एक काम करिए, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से इनिशियलाइज करवा लीजिए, ठीक है। और आप क्या करिए यहाँ पे, आप बोलोगे भैया -1 से क्यों नहीं, -2 से क्यों नहीं, उसका रीज़न मैं आपको बता दूंगा कि क्यों नहीं। तो यहाँ पे आप क्या करते जाइए, मैथ डॉट मिनिमम कॉमा। अब आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, हेल्पर फंक्शन में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, आई प्लस जम्प्स तक जा सकते हैं ना। अब आप क्या बोलोगे, मिनिमम आपको कहाँ से निकालना है, आप बोलोगे अपने हेल्पर फंक्शन को, हेल्पर भैया आप आई प्लस जम्प से डेस्टिनेशन जाने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स लगते हैं वो मुझे आप ला के दे दो। तो उसने, रिकर्जन ने बोला मैं ला के दूंगा भाई, बिल्कुल ला के दूंगा। तो और आप, अब आपको हर एक पाथ से मिनिमम निकालना है ना, उस सारे पाथ से मिनिमम। बट आपका क्या ये, आपका क्या ये फाइनल आंसर बन गया। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं इंट नेक्स्ट पोजीशन लिख लेता हूँ, नेक्स्ट पोजीशन, कि आप कहाँ पे जा सकते हो इसको। क्योंकि देखिए अगर जंप्स अगर जब आपकी वैल्यू 1 होगी तो आप I1 लेंथ की जंप लेते और I+1 पे पहुंच जाते हैं, आई इंडेक्स से, यहाँ पे इंडेक्स है जी, इंडेक्स से आप कहाँ पहुंच जाते, इंडेक्स प्लस जंप्स पे पहुंच जाते हैं ना। और आप वहां से बोलते हो ना, आप किसी भी, जहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स से आप किसी भी इंडेक्स पे पहुंच सकते हो, कितने लेंथ की जंप लेके पहुंच सकते हो, वहां से आप वहां से आप अपने रिकर्जन फंक्शन को बोलते हो ना कि भाई तू जा और डेस्टिनेशन तक का ला के दे, ठीक है। तो मैं इसको तो आई ही कर देता हूँ, ताकि, क्योंकि आपको आई से समझ आया था मैंने, तो इसको मैं आई ही कर देता हूँ। और एरे इक्वल टू आई तक की अलाउड है, ठीक है, इसको भी आई कर देता हूँ। तो ये नेक्स्ट पोजीशन क्या है, नेक्स्ट पोजीशन में आई प्लस जंप्स तक जा सकता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एरे। ये आपको समझ में आ गया होगा। और मैं मिनिमम किसका निकालूंगा इस बार, नेक्स्ट पोजीशन का, नेक्स्ट पोजीशन का मैंने मिनिमम निकाल लिया। और अब मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा, सोच के बताइए, इंट फाइनल आंसर क्या बनेगा, जो मिनिमम +1 होगा वही बनेगा ना। और मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा फाइनल आंसर, राइट। अकॉर्डिंग टू रिकर्जन तो मेरा यही होना चाहिए। एक बार थोड़ा सा एक टेस्ट केस लेते हैं और एक बार इसको ड्राई रन करते हैं, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं, एक बार आप देखिए, क्योंकि हमें बेस केस अभी हमने लिखा नहीं है, तो इसको ड्राई रन करते हैं एक बारी। और मैं इसको, जैसे कि एज यूजुअल हम लोग ड्राई रन करते आए हैं वैसे ही ड्राई रन करते हैं। देखिए इस फॉर लूप को मैं बोल देता हूँ, इसको मैं L1 बोल देता हूँ, इसको मैं L2 बोल देता हूँ, और इस वाले को मैं L3 बोल देता हूँ, नेक्स्ट पोजीशन वाले को। और ये जो मिनिमम निकाल रहा हूँ इसको L4 बोल देता हूँ, इसको L5 बोल देता हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा लाइन डिफाइन कर दी मैंने, L6 बोल देता हूँ, राइट, ठीक है जी। अब आपके पास टेस्ट केस क्या दिया हुआ है, अब आप टेस्ट केस देखिए, आपके पास टेस्ट केस क्या दिया हुआ है। आपके पास एरे दिया हुआ है टेस्ट केस का, दैट इज 2, 1, 3 एंड 4, आपको ये दिया हुआ है। तो आप इसका इंडेक्स लिख लीजिए। अगर आपने इंडेक्स लिखा तो आपको पता लग जाएगा 0, 1, 2, 3। आपको 0 to 3 जाना है इस बार, करेक्ट।
तो अब सबसे पहले आपको हेल्पर में क्या रिसीव होगा, आपको पता है, पेन चेंज करते हैं। हेल्पर में आपको सबसे पहले क्या रिसीव होगा, आपको रिसीव होगा 0 और आपको रिसीव हुआ एरे। ठीक है, तो अब आपने चेक किया सबसे पहले हेल्पर 0 कॉमा एरे, जब यहाँ पे आई पे 0 रिसीव होगा क्योंकि 0 to n जाना है, तो यहाँ पे 0 रिसीव हुआ और एरे रिसीव हुआ आपको। तो इसके लिए कोड चलना स्टार्ट हुआ। अब जैसे इसके लिए कोड चलना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले लाइन नंबर 1 से एक वेरिएबल बनेगा यहाँ पे, जिसमें आप लोग क्या डाल दोगे, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। अच्छा, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू क्या होती है, देखिए इंटीजर की मैक्स वैल्यू क्या होती है, यानी ये जो मैंने लिख रखा है, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू क्या होती है, वो होती है आपकी 2 की पावर 31 माइनस 1, राइट। ये होती है आपकी इंटीजर की मैक्स वैल्यू। तो उसको, इस चीज़ को मैं इंटीजर की मैक्स वैल्यू को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इन्फिनिटी से, राइट। तो आपने सबसे पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ मिन इक्वल टू इन्फिनिटी, करेक्ट। फिर आप लाइन 2 से चेक करोगे क्या जम्प्स इक्वल टू 1 अलाउड है, वो आप कैसे चेक करोगे, क्योंकि देखो जम्प्स इक्वल टू 1 आपने लिया, हाँ, और क्या जम्प्स लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ आई है, यानी आप देखिए एरे ऑफ 0 पे पड़ा है ना, 2 लेंथ की जंप ले सकते हो आप। ठीक है, तो आप पहले यहाँ पे चेक कर रहे हो क्या आप 1 लेंथ की जंप ले सकते हो, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, तो बोलेगा हाँ जी बिल्कुल है। तो आप बिल्कुल बेहिचक होकर आप कॉल लगाइए किसको, हेल्पर 1 कॉमा एरे को। ठीक है जी, लाइन 2 से अब जैसे ही आपने कॉल लगा दी, अब आपके टॉप पे क्या आ गया, हेल्पर 1 कॉमा एरे। अब सबसे पहले हेल्पर 1, अब टॉप ऑफ द स्टैक पे अगर हेल्पर 1 कॉमा एरे है, तो सबसे पहले अब इसके लिए इनिशियलाइज होगा वेरिएबल मिन इक्वल टू इन्फिनिटी, इसके लिए कोड शुरू से चलना स्टार्ट होगा। अब जैसे इसके लिए शुरू से कोड चलना स्टार्ट हुआ, तो अब आप सोच के देखिए, तो लाइन 1 से तो इनिशियलाइज हो गया वेरिएबल, अब इसके लिए लाइन 2 चलेगा। अब जैसे ही लाइन 2 चलेगा तो लाइन 2 से वो किसको कॉल लगाएगा, ये कॉल लगाएगा हेल्पर 2 कॉमा एरे को। ठीक है, और आपको पता है कैसे, क्योंकि पहले जम्प्स की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी और जम्प्स लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ आई है, क्या वो बोलेगा 1, जम्प्स की वैल्यू 1 हुई क्या, और एरे ऑफ आई पे क्या पड़ा है, देखिए एरे ऑफ आई क्या है यहाँ पे 1, एरे ऑफ 1 पे क्या पड़ा है 1, तो क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 है, तो बोलेगा हाँ जी बिल्कुल है, तो इसलिए इसने कॉल कर दी। ठीक है, अब आप पहुँच गए हेल्पर 2 कॉमा एरे पे। अब आप यहाँ पे सोच के देखिए, तो आप सबसे पहले सिमिलरली यहाँ पे मिनिमम एक वेरिएबल इनिशियलाइज होगा इन्फिनिटी से, आपको पता है। ठीक है, और आप देखोगे क्या 1, लाइन 2 से आप क्या देखोगे 1 लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ आई है, और एरे ऑफ 2, एरे ऑफ आई क्या है इस बार, इंडेक्स क्या है 2, देखिए आई चेंज हो गया यहाँ पे, अब 2 हो चुका है, तो एरे ऑफ 2 पे क्या पड़ा है 3, तो क्या 1 लेंथ की जंप आउट है, बोलेगा बिल्कुल है। तो आप एक काम करिए, आप पहुंच गए हेल्पर 3 कॉमा एरे पे। तो अब देखिए आप डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हो। अब आप जैसे ही डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हो, आपको कहाँ जाना था, आपको 3 ही तो जाना था। अब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हो, तो आप सोच के देखिए, अगर आप इस बार थोड़ा सा सोचिए, अगर आप डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हो, इस बार आपको मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स निकालना है। तो अगर आप डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हो, तो वहाँ से अगर आपको कोई मूव लेने की ज़रूरत है, मतलब आपको कहीं पे भी जाना था, वो जो भी आपका डेस्टिनेशन था वहाँ पे आप पहुँच गए, तो आपको वहाँ पे फिर से जंप लेने की ज़रूरत है नहीं ना। तो अगर आप डेस्टिनेशन पे पहुँच गए, तो यहाँ से आप क्या रिटर्न करोगे, 0 रिटर्न करोगे ना, राइट। बताइए आप सोच के देखिए, अगर आप अपने, देखिए एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि एरे का लेंथ क्या है, एरे डॉट लेंथ क्या है, दैट इज़ 4। अगर आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हो, फिर से मैं लाइन अपनी रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हो, तो वहाँ से जंप लेना, आपको जंप लोगे आप कि 1 लेंथ की जंप ले लो फिर से, नहीं ना, वहाँ से तो आप 0 रिटर्न करोगे। क्यों, क्योंकि आप डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके, आप खड़े रहो, आपको मूव्स चलने की जरूरत ही क्या है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करता काउंट यूनिक नंबर ऑफ वेज की, तब आपको क्या करना, आप डेस्टिनेशन पहुंच चुके हो, डेस्टिनेशन से डेस्टिनेशन जाने का एक एक तरीका होता है। ठीक है, आप कुछ मत करो, बस खड़े रहो वहां पे, एक तरीके की बात करूं, वेज की तो आपका एक तरीका है, लेकिन अगर मैं मूव्स की बात करूं, मूव्स तो आप एक भी नहीं लोगे ना। सोच के देखिए, आप जहां पे पहुंच गए तो आपको दोबारा जंप लेने की जरूरत है नहीं ना, तो वहां से आप क्या रिटर्न करोगे, यहां से आप रिटर्न करोगे 0। और किसको रिटर्न करोगे 0, जिसने आपको कॉल करी थी। ठीक है, और इसके लिए, और ये आपका किससे रिटर्न होना चाहिए था, बेस केस से, आपके लिए ये कोड नहीं चलना चाहिए था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका बेस केस क्या बनेगा। अगर आपका आई इक्वल टू एरे डॉट लेंथ या एरे डॉट लेंथ -1, आपको 3 पे जानना है, तो एरे डॉट लेंथ -1 के बराबर हो जाता है,
तो आपको क्या रिटर्न करना है, आपको रिटर्न करना है 0, राइट। अब आप यहाँ पे सोच के देखिए, जब आपने रिटर्न कर दिया यहाँ पे, तो अब इसके लिए क्या, देखिए एक बार लूप चल चुका था, एक लूप चल चुका था। अच्छा, मैंने आपको मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स में बताया था, जिसमें काउंट यूनिक नंबर ऑफ वेज में बताया था, जिसमें 1 to 6 जंप्स अलाउड थी। कि आपका फॉर लूप कैसे चलता है, पहले अगर मान लीजिए फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस, और आपने यहाँ पे कर दिया एसओपी हाई। अगर आपने एसओपी हाई कर दिया यहाँ पे, तो पहले 5 बार हाई प्रिंट होगा, फिर उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ एसओपी हेलो है, तब जाके छठवीं बार जाके हेलो प्रिंट होगा। पहले 5 बार क्या प्रिंट होगा, हाई। और कब तक प्रिंट होगा, जब तक पहले आई इक्वल टू 0 हुआ, फिर उसने चेक किया कि आई लेस देन इक्वल टू 5 है, जब तक इससे ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी आई लेस देन 5 वाली, तब तक वो पहले ये वाला फॉर लूप चलेगा। देन उसके बाद बाहर निकल के चलता है एसओपी हेलो। ये आपको पता होगा, ये बेसिक रूल है, बट स्टिल मैंने बता दिया आपको। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे क्यों बता रहे हो, तो मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि पहले आपका फॉर लूप चलता रहेगा, पहले आपका फॉर लूप चलता रहेगा, फिर उसके बाद आपका जो बाहर लिखा है तब जाके वो मैनिपुलेट होगा। तो आप सोच के देखिए, अभी आपने देखा होगा ना, अभी आपने सोचा होगा इसके लिए अभी तक लाइन 1 चल चुकी थी, इसके लिए लाइन 2 चल चुकी थी। लाइन 2 क्या थी, उसने चेक किया था कि क्या मैं वैलिड जंप है, ये वैलिड जंप है, तो लाइन 2 भी चल चुकी थी और लाइन 3 भी चल चुकी थी यहाँ पे, ठीक है, कि तभी तो उसने नेक्स्ट पोजीशन को कॉल किया था। तो अब सोचिए, अब यहाँ पे तो रिटर्न हो चुका है वापस, तो अब आप सोच के देखिए फिर से इसके लिए अगेन लाइन 3 तो चल चुकी है, अब इसके लिए अगेन लाइन 4 चलेगी। अब जैसे ही लाइन 4 चलेगी तो वो क्या करेगा, मिनिमम में देखिए इसके मिनिमम में आपका क्या स्टोर है, इसके मिनिमम में आपका इन्फिनिटी स्टोर है। देखिए यहाँ पे आपका मिनिमम में इन्फिनिटी स्टोर है, मैं थोड़ा साफ लिख देता हूँ। अब आपको सुनना पड़ेगा ड्राई रन के लिए, बहुत ज़्यादा सुनना पड़ेगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आपके मिनिमम में इन्फिनिटी स्टोर है, तो आप क्या कर रहे हो, देखियो लाइन 4 से आप क्या कर रहे हो, मैट डॉट मिनिमम ऑफ मिनिमम कॉमा नेक्स्ट पोजीशन। देखिए नेक्स्ट पोजीशन में क्या आया है, 0 आया है। नहीं देखिए रिटर्न किया हेल्पर 3 कॉमा एरे ने जो भी रिटर्न किया है, हेल्पर 3 कॉमा एरे ने जो भी रिटर्न किया आपको, ठीक है, हेल्पर 3 कॉमा एरे ने जो भी रिटर्न किया वो किस वेरिएबल में रिसीव होगा, नेक्स्ट पोजीशन की वेरिएबल में रिसीव होगा। ये आपको पता है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखें तो ये आपको बिल्कुल क्लियरिटी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पोजीशन में रिसीव होगा 0, और मिनिमम में आप क्या करते हो, मिनिमम कॉमा नेक्स्ट पोजीशन, इन्फिनिटी कॉमा 0 का मिनिमम दैट इज 0। इस वजह से मैंने इसको इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से इनिशियलाइज करवाया था। अगर आप -1 से इनिशियलाइज करवा देते तो 0 कॉमा -1 में क्या मिनिमम हो जाता, -1, और -1 हमें चाहिए था या नहीं चाहिए था, हमें 0। तो इस वजह से हम आइडेंटिटी से जनरली इनिशियलाइज करवाते हैं, राइट। तो अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो आप मिनिमम से इनिशियलाइज करवाइए, अगर आपको मिनिमम निकालना है तो आप मैक्सिमम से इनिशियलाइज करवाइए, राइट। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, करेक्ट। तो ठीक है जी, अब यहाँ पे पहुँच चुके हो, लेकिन अब देखिए, यहाँ पे देखिए, अब लाइन 4 चल गई। अब अभी आपका लूप खत्म नहीं हुआ है, अब आपका लाइन 2 फिर से एग्जीक्यूट होगा इस बार के लिए। पहले क्या होता था, पहले एक बार चल गई सारी लाइन तो खत्म, लेकिन इस बार आपका फॉर लूप में जंप्स लग रही है। अभी आपकी एक जंप लगी है, अब आपका लाइन 2 फिर से एग्जीक्यूट होगा। लाइन 2 से वो क्या चेक करेगा, पहले जे इक्वल टू जम्प्स इक्वल टू 1 के लिए उसने चेक किया था, अब जम्प्स वो प्लस प्लस करके 2 कर देगा। अब वो चेक करेगा क्या 2 लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ 2 पे क्या पड़ा है, एरे ऑफ 2 पे 3 पड़ा है, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो बोलेगा हाँ जी है। तो वो बोलेगा आप 2 की भी जंप ले सकते हो। अगर आप 2 की भी जंप ले सकते हो तो आप कहाँ पे पहुंच गए, हेल्पर 4 कॉमा एरे पे पहुंच गए हो। तो भाई आपको ये आउट ऑफ बाउंड पहुंच गया, आपको 3 पे जाना था, लेकिन आप आउट ऑफ बाउंड पहुंच गए। आपको ये नहीं करना है, आपको आउट ऑफ बाउंड नहीं पहुंचना है। अगर आप गलती से हेल्पर 4 कॉमा एरे पे पहुंच जाते हो फालतू की कॉल्स लगा के, अगर आपने 2 लेंथ की जंप ले ली, लेट्स अज्यूम अगर आपने 2 लेंथ की जंप ले ली और हेल्पर 4 कॉमा एरे पे पहुंच गए, तो आप इंडेक्स जो भी आपका एरे डॉट लेंथ -1 यहाँ पे डेस्टिनेशन था उसके लिए तो मैं चेक कर चुका हूँ। तो आप सोच के देखिए, अब आपका कोड, ये वाला जो कोड है, ये बेस केस वाला, ये जो बेस केस है ये तो आपने इधर लिखा होगा कहीं। अब सोच के देखिए, अब इसके लिए हेल्पर 4 कॉमा एरे के लिए मैं इसको मिटाता हूँ। ये आपका बेस केस आपको पता है, इसको मैं मिटाता हूँ। कंडीशन ट्रू हो चुकी है मिनिमम। तो सबसे पहले तो देखिए हेल्पर 4 कॉमा एरे के लिए इस बार वो सबसे पहले बेस केस चेक करेगा, क्या इफ आई मेरा 4 इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1 है क्या, दैट इज व्हाट 3 है क्या, तो बोलेगा नहीं है,
नहीं है। तो अब इसके लिए पता है क्या स्टार्ट हो जाएगी, अब यहाँ से इसके लिए अगेन फिर से इसके लिए मिनिमम इक्वल टू इन्फिनिटी स्टार्ट हो गया। मिनिमम का एक वेरिएबल इनिशियलाइज हो, मिनिमम इक्वल टू इन्फिनिटी किया इसने, फिर उसने चेक किया एरे ऑफ 4 पे तो कुछ पड़ा ही नहीं है, तो वो लूप लगेगा ही नहीं, लूप लगेगा ही नहीं, है ना। कि जम्प्स पहले देखेगा जम्प्स इक्वल टू 1, और फिर जब जैसे ही वो कंपेयर करेगा जम्प्स एरे ऑफ आई से, अब एरे ऑफ आई एग्जिस्ट ही नहीं करता, एरे ऑफ 4 एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप सोच के देखिए ना, जब ये लाइन 2 चल रही होगी, जो फॉर लूप पहले जम्प्स की वैल्यू हुई 1, जम्प्स की वैल्यू हुई 1, तो वो चेक करेगा क्या 1 लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ 4 है, तो बोलेगा भाई ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब जैसे ही आपने ये चीज़ करवा दी, अगर एग्जिस्ट करवा दी, आपने चेक करवा दिया, तो यहाँ से आपका क्या एरर मार जाएगा, आपको पता है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखे तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन मार जाएगा। क्यों? क्योंकि आप वो इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो आपका वैलिड ही नहीं है, जो आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब अगर आपका जो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपको क्या वो एक्सेस करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो इट मीन्स तो हमें यहाँ से भी कुछ बेस केस रिटर्न करवाना पड़ेगा। दैट इज अगर मैं आउट ऑफ बाउंड अगर मैं चले जाता हूँ, देखिए मैंने 2 लेंथ की जंप लेके मैं आउट ऑफ बाउंड चले गया, तो यहाँ से भी मुझे कुछ रिटर्न करने पड़ेगा बेस केस में ही। तो दैट इज व्हाट, मैं यहाँ से भी 0 रिटर्न कर देता हूँ। तो ये इकलौता ये टेस्ट केस करेक्ट नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मिटा के आई ग्रेटर देन इक्वल टू करना पड़ेगा, ताकि अगर मैं फालतू की कॉल्स लगा देता हूँ तो मैं चेक वहाँ से भी रिटर्न कर जाऊँ 0। ठीक है, तो आपको पता है आपका बेस केस इस बार क्या हो गया, आपका बेस केस क्या हो गया। मैं यहाँ पे लिखूँ, क्या लिख पाऊँगा यहाँ पे साफ साफ? ठीक है, ट्राई करते हैं। इफ़ आपका इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1 के बराबर बड़ा हो जाता है, तो आपको क्या रिटर्न करना है? रिटर्न जी करना है 0। ठीक है, अब आप सोच के देखिए, इसके लिए तो 2 कॉल लग गई, लाइन 2 लग गई, लाइन 2 से इसने लाइन 2 से कंडीशन ट्रू हुई थी, और लाइन 3 से इसने कॉल कर दिया था क्योंकि 2 से, और फिर इसके लिए लाइन 4 चलेगी क्योंकि इसने तो रिटर्न कर दिया। अब देखिए, अब मिनिमम में क्या पड़ा है? 0 पड़ा है, तो 0,0 फिर से मिनिमम में ओवरराइड होकर 0 ही पड़ा रहेगा। ठीक है, अब फिर से अगेन, अभी लूप खत्म नहीं हुआ है, अभी फिर से अगेन लाइन 2 एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि फॉर लूप तब तक चलेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है। ठीक है, इट मीन्स अगर मैं आपको शॉर्ट में दिखाऊं तो हेल्पर 2 एरे से 3 जम्प्स निकलने ही वाली है, 1 2 3, ये इतनी जम्प्स निकलेगी। देखो आपको पता भी लग रहा है, हेल्पर एरे 2 की वजह से इसमें 3 पड़ा है, तो आपकी 3 जम्प्स निकलेगी, 3 कॉल निकलेगी, आपको पता लग रहा है ये बात, करेक्ट। तो अब आपकी लाइन 2 फिर से एग्जीक्यूट होगी। इस बार देख रहे हो आप कितना ज़्यादा कंसेप्चुअल है ये, कितना ज़्यादा कंसेप्चुअल है। पहले क्या होता था, एक बार लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 चली तो खत्म, क्योंकि उसमें हम फॉर लूप यूज़ नहीं करते थे। लेकिन इधर हमने फॉर लूप यूज़ किया है, तो इस बार आपका लाइन 2 फिर से एग्जीक्यूट होगा। अब जम्प्स की वैल्यू प्लस होके क्या हो गई है, जम्प्स की वैल्यू 3 हो गई, क्योंकि दो वाला हम जम्प j इक्वल टू 2 के लिए हम चेक कर चुके हैं। अब जम्प की वैल्यू 3 हो गई है, तो वो चेक करेगा क्या 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो बोलेगा हाँ जी बिल्कुल है। तो अब ये पता है क्या करेगा, ये अभी थोड़ा सा कचरा मच गया है, मैं इसको अगेन क्लीन करके दिखाऊंगा। तो 3 इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 3, तो बोलेगा हाँ जी बिल्कुल है। तो पता है क्या करेगा, हेल्पर 5 एरे को कॉल कर देगा। अब जैसे ही बेस केस चलेगा इसके लिए, इफ क्या आई ग्रेटर देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1, तो बोलेगा हाँ जी है, तो यहीं से सीधा 0 रिटर्न कर देगा। फिर से मिनिमम में कंपेयर होगा तो मिनिमम में 0 ही रह जाएगा। लेकिन अभी भी रुका नहीं है, ये देखिए, ये कॉल हमेशा लाइन 3 से लग रही है ना फंक्शन को, और लाइन 4 से मैट डॉट मिनिमम चेक होता है। अगेन अभी भी रुका नहीं है, अभी रुकेगा कब, अब देखना, अब रुकेगा कब, जम्प की वैल्यू हो जाएगी 4। अब वो चेक करेगा क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। अब रुकेगा जाके ये आपका कॉल। ठीक है, अब जब सब मिनिमम कंपेयर हो गया, तो अब लाइन 5, अब क्योंकि पूरा फॉर लूप चल चुका है, तो अब लाइन 5 से ये रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से बेस के समझ में आ गया होगा। तो अभी हम ड्राई रन करेंगे अच्छे से, ताकि आपके और दिमाग में घुसे। तो इफ आई इज इक्वल टू ओ आई ग्रेटर देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1 है, तो आपको क्या रिटर्न करना है, रिटर्न कर दो 0। तो अब आप यहाँ पे एक काम करिए, यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हैं, आपने एक आंसर वेरिएबल मंगाया, उसमें हेल्पर को कॉल किया, हेल्पर में क्या डाल दिया, आपको 0 से जाना है ना, 0 से टॉप जाना है, तो 0 एरे, और यहाँ पे आपने डाल दिया, और आपने रिटर्न कर दोगे यहाँ से आंसर। और आप इसको एक बार कंपाइल रन करिए, देखिए आपका ये चलेगा। देखिए प्लीज़ रिफ्रेश द पेज, एक बार मैं
कोड कॉपी कर लेता हूँ। रिफ्रेश जी किधर से होता है, इधर से। तो ये लॉग आउट हो चुका है जी। कंटिन्यू विद गूगल, ठीक है। तो अब इसको कंपाइल एंड रन करके देखिए। अब जैसे ही आपने कंपाइलर रन किया, देखिए इसके लिए फॉर इंट जम्प्स इक्वल टू आई लेस देन, मैंने स्पेलिंग गलत कर दी यहाँ पे, कंपाइल टाइम एरर आ गया। और कहीं पे कुछ गड़बड़ है। मैथ डॉट मिनिमम ऑफ मिनिमम कॉमा नेक्स्ट पोजीशन, पोजीशन की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। और कोई एरर है? 2 ही एरर थे, वो हमने हैंडल कर दिए कंपाइल टाइम। तो अब आप यहाँ पे देखिए ये रन होगा। देखिए इनपुट था आपका ये, एक्सपेक्टेड आउटपुट आपका ये था। हाँ, तो इसका आंसर नहीं आ रहा क्या? तो देखिए वैसे तो ग्रीन टिक शो हो रहा है, तो इट मीन्स आपका आंसर ठीक आ रहा है। तो आप सबमिट करके देखिए। तो मेरे को लगता है ये सबमिट नहीं होगा, अभी आपका रॉन्ग आंसर आएगा। देखिए 2 टेस्ट केस चले, क्योंकि पहला टेस्ट केस हमारा क्या था, वो 1-3 वाला आपको पता ही है। ये वाला हमारा टेस्ट केस था, इसके लिए तो सही चल रहा था, 3 आउटपुट आ रहा था। इसके लिए भी हो सकता है 2 आउटपुट आ गया होगा। इसके लिए मेरे अब थोड़ा सा जब आप सबमिट कर रहे होंगे तो देखिए अब ये जरा यहाँ पे आपके 2 टेस्ट केस चले, फिर आपका रॉन्ग आंसर आ चुका है। और इस बार देखिए आपका ना, आपको -1 आना चाहिए था, लेकिन अब आपकी वैल्यू आ गई -21474836848, ऐसी अजीब सी वैल्यू आई है। तो ये क्यों आई है, ये क्यों आई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक बार ना आप इसको ले जाइए फिर से और इसको ड्राई रन करिए अच्छे से एक बारी, कि ये क्वेश्चन मेरा इतना फेवरेट है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके गूगल ने, मेटा ने, अमेजोन ने, सब ने लगभग इसका वेरिएशन पूछा है। सब ने लगभग इसका वेरिएशन पूछा है। इस वजह से ये मेरा प्रॉब्लम फेवरेट बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सीखने को बहुत मिलता है। इस प्रॉब्लम में थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, सीखने को बहुत मिलेगा इसमें। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो ठीक है, एक बार हम देखते हैं अगेन फिर से। इस बार हम इसको अपना, आपको पता ही हम लोग कैसे ड्राई रन करते हैं। देखिए आपके दिमाग में घुस जाएगा, तो आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेस केस हो गया, ये आपका लाइन 1 हो गया। ये फॉर लूप आपका, जो फॉर लूप जो चेक होगा कंडीशन, वो आपका लाइन 2 हो गया। अब इस बार ड्राई रन भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा प्लीज़। ये हो गया लाइन 3, ये हो गया लाइन 4, ये हो गया लाइन 5, ये हो गया लाइन 6। अब मैं आपको ना ड्राई रन करके दिखाता हूँ। किस टेस्ट केस के लिए? मैं आपको इस टेस्ट केस के लिए 1 2 0 0 0, देखिए आपका रॉन्ग आंसर भी तो बता ही रहा है ना, 0 10 0 के लिए बता रहा है, लेकिन मैं आपको 1 2 0 0 0 के लिए मैं आपके लिए ड्राई रन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमारे लिए ये फंक्शन कॉल होगा, दैट इज़ मिनिमम जंप्स। आपको पता है मिनिमम जंप्स कॉल हुआ, जो हमारा GFG का कंपाइलर है सबसे पहले मिनिमम जंप्स कॉल करेगा। सॉरी, जो भी बैकग्राउंड में कोड लिखा हुआ है तो मिनिमम जंप्स कॉल करेगा। तो मैं इसको MJ से शो करता हूँ। MJ में उसने एरे पास कर दिया। अब MJ जब वो रन होगा तो सबसे पहले हमने क्या किया, आंसर में जो भी इसका आंसर होगा, आंसर में मैंने किसको कॉल कर दिया है, हेल्पर 0, एरे को। अब जैसे ही 0, एरे को मैंने कॉल कर दिया, तो अब ये कोड चलना स्टार्ट होगा। तो आपको ये तो मैंने बस ऐसे ही दिखाया, लेकिन मैं फिर से कैसे चलता है, मैं अपना फिर से अपने उसी पे आ जाता हूँ उसी तरीके से। 0, एरे आपको पास हुआ। सबसे पहले इसमें क्या पास करोगे, आपने 0 पास कर दिया है, तो आपके लिए कोड चला। सबसे पहले क्या चेक हुआ, बेस केस चेक हुआ। क्या आपको पता है? पहले आप सोच के देखिए, नॉर्मली सोच के देखिए कि यहाँ से कितनी कॉल निकलने वाली, यहाँ से एक कॉल निकलने वाली। क्यों एक कॉल निकलेगी? क्योंकि एरे ऑफ 0 पे 1 पड़ा है, दूसरी कॉल नहीं निकलेगी। लेकिन हम देखते हैं एक बारी, इसको थोड़ा ड्राई रन ढंग से समझिएगा। सबसे पहले आपका बेस केस चला, क्या आई ग्रेटर देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ है? इट मीन्स 0 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका एरे डॉट लेंथ क्या है आपको पता है? एरे डॉट लेंथ क्या होगा, 0 1 2 3 4, एरे डॉट लेंथ 5 है आपका। क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1 है, यानी 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है? तो बोलेगा नहीं है। तो
ठीक है जी, बिल्कुल नहीं है तो बेस केस पे तो हिट अंदर जाएगा ही नहीं वो इफ़ कंडीशन के। लेकिन अब लाइन 1 से क्या करेगा, एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर देगा मिनिमम, जिसको मैं इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू को इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। करेक्ट। अब यहाँ पे जरा ढंग से समझिएगा, यहाँ पे बिल्कुल ढंग से समझिएगा। तो अब इसने एक कॉल लगाई, कैसे कॉल लगाएगी देखो, पहले तो वो चेक करेगा, पहले लाइन 2 से वो चेक करेगा। देखिए लाइन 1 चल चुकी है इसके लिए, अब इसके लिए लाइन 2 चलेगी। लाइन 2 से क्या करेगा, वो लाइन 2 से क्या चेक करेगा कि पहले जम्स की वैल्यू हुई 1, जम्स की वैल्यू हुई 1, क्या वो लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ 1 जो भी पड़ा है, एरे ऑफ आई पे जो भी पड़ा है एरे ऑफ 1 के बराबर है, तो बोलेगा हाँ जी है, ये लेस देन इक्वल टू 1 है, जे इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, तो बोलेगा तो फिर आप कॉल कर सकते हो, वैलिड है। तो अब लाइन 3 से आपको किसको कॉल कर दोगे, लाइन 3 से आप किसको कॉल करोगे, बताइए बताइए बताइए। लाइन 3 से आप कॉल कर दोगे हेल्पर 1 कॉमा एरे को। करेक्ट। ठीक है। अब इसके लिए अब आपके टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या आ चुका है, ये आ चुका है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, बेस केस हिट होगा। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं। आपने किसको कॉल कर लिया, हेल्पर 1 कॉमा एरे को। ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले बेस केस हिट होगा कि क्या 1, देखिए क्योंकि देखिए बेस केस क्या, आई ग्रेटर देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1, क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो बोलेगा नहीं है, तो बेस केस के कंडीशन में जाएगा ही नहीं, क्योंकि इफ कंडीशन में जाएगा ही नहीं, क्योंकि इफ कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई। अब ट्रू नहीं हुई तो सबसे पहले लाइन 1 से क्या करेगा, एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेगा, मिनिमम को मैं एम से रिप्रेजेंट करूँ, मिनिमम इक्वल टू इन्फिनिटी। लाइन 2 से वो क्या चेक करेगा, जम्प्स, पहले जम्प्स की वैल्यू हुई 1, क्या जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो अब एरे ऑफ 1 पे पड़ा है, एरे ऑफ 1 पे क्या पड़ा है, 2 पड़ा है, एरे ऑफ 1, देखिए जे की वैल्यू होगी 1। अब जम्प्स क्या लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ आई है, यानी 1 लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ आई पे क्या पड़ा है, 2 पड़ा है, क्या है वो 2। इट मीन्स हेल्पर 1 को एरे से हमें पता है 2 कॉल्स निकलने वाले, क्योंकि 2 पड़ा है, तो बोलेगा हाँ जी है। तो अब इसके लिए लाइन 3 चलेगी, लाइन 3 चलेगी। अब किसके लिए चली लाइन 3, आपको पता है, ये चलिए जे इक्वल टू 1 के लिए। अब आप सोच के देखिए आप कहाँ पे पहुंच चुके हैं, हेल्पर 2 कॉमा एरे पे पहुंच गए, राइट। अब हेल्पर 2 कॉमा एरे पे पहुंच गए, तो अब आपके लिए फिर से चेक होगा, आई क्या ग्रेटर देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1 है, क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो बोलेगा नहीं है। अगर आप 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 नहीं है, तो अब इसके लिए सबसे पहले देखिए लाइन 1 इनिशियलाइज होगी। लाइन 1 से क्या इनिशियलाइज होगा, मिनिमम दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू मिनिमम इसके लिए इनिशियलाइज हुई। अब आप सोच के देखिए एरे ऑफ 2 पे क्या पड़ा है, अब लाइन, अब इसके लिए देखिए लाइन 1 से इनिशियलाइज हुआ है ना वेरिएबल, लाइन, अब इसके लिए लाइन 2 चलेगी। अब जैसे इसके लिए लाइन 2 चलेगी तो वो चेक करेगा क्या जम्प्स इक्वल टू 1, जम्प्स की वैल्यू क्या हुई, जम्प्स की वैल्यू हुई 1, हाँ क्या 1 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ 2 है, एरे ऑफ 2 पे क्या पड़ा है 0, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 0, बोलेगा नहीं। तो ये फॉर लूप में घुसा ही नहीं, इस बार ये वाला कोड आपका फॉर लूप में घुसा ही नहीं। अब आपका फॉर लूप में जैसे नहीं घुसा तो लाइन 2 से क्यों फॉर लूप में क्यों नहीं घुसा, क्योंकि लाइन 2 से आपकी कंडीशन फॉल्स होगी। क्यों, क्योंकि पहले जे इक्वल टू 1 हुआ, पहले यहां से जे इक्वल टू 1 होगा, जे इक्वल टू 1 होगा, फिर वो चेक करेगा क्या जम्प्स लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ 2 है, एरे ऑफ 2 पे पड़ा आपका 0, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 0 है, वो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो इस वजह से फॉर लूप में घुसेगा ही नहीं। अब फॉर लूप में नहीं घुसेगा तो इसके लिए सीधा लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 ये सब, लाइन 2 तो चेक हो गई, लेकिन बट लाइन 3 लाइन 4 एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि फॉर लूप में नहीं घुसा। अब वो फॉर लूप में नहीं घुसा बट लेकिन लाइन 5 तो एग्जीक्यूट होगी। अब जैसी लाइन 5 एग्जीक्यूट हुई, आपने पता है क्या करा, आपने क्या करा, आपने यहां पे समझिएगा, यहां पे बिल्कुल गौर से समझिएगा, आपने क्या करा, यहां से रिटर्न पता है इसको क्या कर दिया, एक वेरिएबल बनाया फाइनल आंसर, उसमें आपने इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, जो भी इंटीजर की मैक्स वैल्यू है वो इंटीजर की मैक्स वैल्यू दैट, जिसको मैं इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, +1, वो आपने बनाया लाइन 5 से, और लाइन 6 से आपने रिटर्न कर दिया किसको, जिसने इसको कॉल करी थी, इसको कॉल किसने करी थी, हेल्पर 1 कॉमा एरे ने कॉल करी थी। तो इसके पास क्या रिटर्न हुआ फाइनल आंसर में, इसके पास फाइनल आंसर में रिटर्न हुआ दैट इज इन्फिनिटी +1। और फाइनल आंसर किस टाइप का वेरिएबल है, फाइनल आंसर किस टाइप का वेरिएबल है, ये है इंटीजर टाइप का वेरिएबल। अब आप सोच के देखिए, अब आप सोच के देखिए, क्या सोच के देखिए, इंटीजर, ये फाइनल आंसर इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और आपने इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से इनिशियलाइज करवा रखा है, ठीक है, और आपने क्या करा, इंटीजर टाइप के वेरिएबल में इन्फिनिटी +1, यानी इंटीजर की जो मैक्स वैल्यू जो वो होल्ड कर सकता था,
उसमें +1 करके डाला। तो अब इससे क्या होता है, एक बार इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं। अगर आपको बिट मैनिपुलेशन का अगर कंसेप्ट पता हो कि हमारे पास कुछ तरह के वेरिएबल होते हैं, जैसे निब्बल, जावा में निब्बल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। निब्बल होता है 4 बिट्स का, ठीक है जी, निब्बल होता है 4 बिट्स का। फिर होता है शॉर्ट, शॉर्ट होता है 8 बिट्स का, ठीक है। फिर आता है हमारा बाइट, तो ये देखिए अब आप शॉर्ट आपका, सॉरी ये मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी, आपका फिर आता है बाइट। यहां पे आप आपका बाइट, बाइट आपका होता है 8 बिट्स का। फिर आता है आपका शॉर्ट, शॉर्ट आपका होता है 16 बिट्स का, अगर आपको पता हो। फिर आपका आता है इंट, इंटीजर यानी इंटीजर, इंटीजर आपका होता है 32 बिट्स का। और फिर आपका जावा में एक और आता है लॉन्ग, लॉन्ग आपका आता है 64 बिट्स का। फिर उसके बाद आपका सीपीपी में लॉन्ग लॉन्ग भी होता है, जावा में नहीं होता, जावा में बिग इंटीजर करके होता है कुछ, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या, देखिए 4 बिट्स का मतलब ये है कि निब्बल टाइप का जो वेरिएबल, आप जो भी निब्बल टाइप का वेरिएबल बनाएंगे उसमें -2^3 2^3 तक ही वैल्यू होल्ड कर पाएगा। बेसिक बिट मैनिपुलेशन का कंसेप्ट है, तो उसके लिए आपको बिट मैनिपुलेशन पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं आगे पढ़ा भी दूंगा। तो इट मीन्स क्या, -8 to 7 वैल्यू तक होल्ड कर सकता है वो बाइट। बाइट क्या कर सकता है, -2^8 to 2 ये दिस वन, तो अब यहाँ पे पैटर्न देखिए, पैटर्न पैटर्न देखिए, यहाँ पे पैटर्न देखिए 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 पैटर्न, कि जब 4 बिट्स का था तो -2^3 से 2^3 तक कर रहा था। तो 8 बिट्स का है, तो 8 बिट्स का, अरे मैंने 8 लिख दिया इधर, जो आपका 8 बिट्स का है तो आपका ये वैल्यू कितनी स्टोर करेगा, 2^7 से लेके 2^7 तक, जो कि इसकी वैल्यू होगी -127 से 120 -128, 2^7 है तो 2^7 128 होता है, तो +127 तक होल्ड कर सकता है। और ये हो गया 16 बिट्स शॉर्ट, तो इट मीन्स ये -2^15 से 2^15 -1 तक कर सकता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ना इंटीजर डॉट मैक्स की वैल्यू, इंटीजर कितनी वैल्यू होल्ड कर सकता है, कितनी मैक्सिमम वैल्यू होल्ड कर सकता है, -2^31 से 2^31 -1 आपको मैंने बताया था ऊपर, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ठीक है। इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू इतनी होट, इंटीजर की मैक्स वैल्यू इतनी, कि देखिए इतनी होती है, क्यों होती है, क्योंकि इतनी ही होल्ड कर पाता है। और लॉन्ग की रेंज क्या होती है, -2^63 से 2^63 -1 तक, ठीक है। इसके बेसिक बिट मैनिपुलेशन का कंसेप्ट है कि इतनी रेंज होती है, करेक्ट। तो अब आप सोच के देखिए, अब आपने क्या किया था, मैं आपको एक ना डेमो दिखाता हूँ, मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि अब देखिए बाइट की वैल्यू क्या है, बाइट की वैल्यू 2^7 -1, मैक्सिमम ये कितनी वैल्यू होल्ड कर सकता है, 127। तो मैं एक काम करता हूँ, बाइट में ना 130 डाल देता हूँ। अगर मैंने बाइट में 130 डाल दिया तो आपको पता है 130 का बाइनरी क्या होता है, पहले तो आप 130 का बाइनरी देखिए, 130 का बाइनरी, 130 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 3 4 5, आई थिंक 1 1 0 होता है। अब देखिए ये तो हो गया 2 और ये हो गया 2^7, तो 2^7 क्या होता है, 128, 0 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है, बिल्कुल करेक्ट लिखा है। एक बार फिर से साफ राइटिंग में लिख देते हैं, 130 का बाइनरी बनाइए, दैट इज़ क्या, 1 2
3 4 5 1 0, ये होता है 130 को आप बाइनरी में ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। तो पता है बिट मैनिपुलेशन के कंसेप्ट होता है, दिस वन इज कॉल्ड MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, दिस वन इज MSB। तो देखिए बाइट बाइट कितने बिट्स का होता है, 8 बिट्स में। तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, 8 बिट्स का होता है। तो सबसे पहले तो आप बिट में फिट करिए, बिट में फिट करिए का मतलब क्या कि बाइट कितने बिट्स का होता है तो उसको फिट करिए। तो देखिए ये तो ऑलरेडी 8 बिट में फिट है। अगर मैं इसको इंटीजर के बिट्स में फिट करना चाहता ना, तो इंटीजर के बिट्स कितने होते, अब शॉर्ट के ही मान लीजिए, अगर आप शॉर्ट के बिट्स में फिट करना चाहते हैं तो शॉर्ट के बिट्स कितने होते हैं, 16 में फिट करने होते हैं तो 16 बिट्स इधर लगाने होते हैं। 16 बिट्स कवर करने के इधर क्या लगाते हैं आप, 8 और 0 लगाते हैं। तो इसके लिए MSB क्या हो जाती है, 0 हो जाती है शॉर्ट के लिए, ठीक है, शॉर्ट के लिए। लेकिन अभी हम बाइट की बात करें तो बाइट में 8 बिट्स में ऑलरेडी फिट है, आपको पता है 8 बिट्स में ऑलरेडी फिट है। तो MSB क्या होगी, 1। जब वो देखता है आपका कंपाइलर की MSB 1 है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका कोड है वो बाइनरीज में टूट के ही रन होता है एट द एंड। तो MSB जब उसने चेक किया कि आपका MSB 1 है, तो पता है वो क्या करता है, जैसे ही उसने देखा MSB 1 है तो पहले क्या करेगा, 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेगा, किसका, इसका 1 2 3 4 5, ठीक है, इसका निकालेगा 2's कॉम्प्लीमेंट। अब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अब 1, इसका 1 कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए प्लस प्लस प्लस, अब बाइनरी नंबर का 1 ऐड कर दीजिए, बाइनरी नंबर का 1 ऐड कर दीजिए। तो 1's कॉम्प्लीमेंट इसका क्या हो जाएगा, आपको पता है 1's कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाता है, बिट्स फ्लिप हो जाती है, 0 1 1 1 1 1 0 1। अब ये होगी, अब इसको प्लस कर दीजिए बाइनरी के 1 से, 1 1 0, ये जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, क्योंकि देखिए ये वाला 1 0 1, ये वाला 1 0, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, 1 + 1 0 गया, यहाँ पे कैरी गया 1, तो 1 हो गया, ये 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 1 हो गया, है ना, ठीक है, सब 1 होते जा रहे हैं। देखिए ये वाला 1 इससे हो गया, ये वाला 1 इससे हो गया, ये वाला 1 इससे हो गया, ठीक है जी, और ये वाला 1 इससे हो गया, सारे 1 1 हो गए। देखिए 7 1 हो गया, ये वाला लास्ट वाला बस आपका 0 रह गया, 0 + 0 0 रह गया, बाकी सारे 1 हो गए, 1 2 3 4 5 6 1 हो गए इसकी वजह से, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 1 हो गए आपके पास। अब इसको ना आप ना कन्वर्ट करिए, इसको नंबर में कन्वर्ट करिए, 0 1 2 3 4 5 6 0, इसको आप नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको पता है जहाँ जहाँ 1 होता है वहाँ आप 2 की पावर लगा देते हो। ये आपका 0 इंडेक्स है, 1 2 उल्टा स्टार्ट होता है, 3 4 5 6 7, तो ठीक है। अब आप इसको कन्वर्ट करिए, 2 की पावर 1 प्लस 2 की, कंपाइलर आपका ये कर रहा होगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। अब इसको ऐड करिए ज़रा, ये होगा 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 आई थिंक, और ये सब ऐड होके हो जाता है मेरे ख्याल से 126। अब वो सबको ऐड कर देगा 126 और उसके आगे लगा देगा नेगेटिव। आप जब अब आप क्या अब मैंने क्या बोलता, आपने बाइट में आउट ऑफ रेंज वैल्यू डाली, जैसे ही आपने बाइट में आउट ऑफ रेंज वैल्यू डाली तो आपका MSB हो जाता है 1। जैसे ही अगर आपका MSB 1 हो गया, अब आपका कंपाइलर चेक करेगा, अगर अरे MSB 1 है क्या, तो बोलेगा हाँ जी MSB 1 है, तो वो सबसे पहले 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेगा। 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेगा, 1's कॉम्प्लीमेंट, इसका 1 कॉम्प्लीमेंट प्लस बाइनरी का 1, और इसका 1 कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बिट्स फ्लिप हो जाती हैं, तो ठीक है। तो जैसे ही मैंने प्लस कर दिया, ये देखिए यहाँ पे प्लस साइन लगा दे रहा हूँ, तो ये प्लस कर दिया तो आपका ये बाइनरी बन गया। अब इस बाइनरी को आप नंबर में कन्वर्ट करिए, इस बाइनरी को नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका होता है ये, तो जैसे ही आप ये नंबर में जैसे ही मैंने कन्वर्ट किया, ये हो गया 126। अब इसके आगे लगा देगा -126, ठीक है। अब आपको बात समझ में आई कि अब आपने क्या करिए, जैसे ही इंटीजर में आपने आउट ऑफ रेंज वैल्यू डाली होगी, इंटीजर में आउट ऑफ रेंज वैल्यू डाली होगी, जैसे ही आपने इन्फिनिटी +1 करके डाला, यानी इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू +1 करके डाला। अब अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, इंटीजर की जो मैक्स वैल्यू होती है वो होती है क्या, इंटीजर की जो मैक्स वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी 2 की पावर 31 - 1, जो कि मैं बता चुका हूँ। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 2
147 2147 483 647 यही होती है, ये होती है इंटीजर की मैक्स वैल्यू। जब आप 2^31 - 1 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, करेक्ट जी। तो ये वैल्यू आएगी। आप इसमें क्या कर रहे हो, इसमें +1 करके डाल रहे हो। आपने क्या करा, इंटीजर में इन्फिनिटी +1, इस नंबर को ही मैं इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट कर रहा था, तो इन्फिनिटी +1 आपने करके जैसे ही डाला, इन्फिनिटी +1 जैसे ही करके आपने डाला तो आपने आउट ऑफ रेंज वैल्यू डाल दी। अब जैसे आउट ऑफ रेंज वैल्यू डाली होगी तो इंटीजर में MSB 1 हो गया होगा, तो MSB 1 हो गया होगा तो उसने क्या करा होगा, आपके कंपाइलर ने 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला होगा, 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल के उसके आगे जो नंबर बना होगा उसके आगे नेगेटिव लगा दिया होगा। तो इस वजह से आपका जो आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे चेक करिए, जो आपका आउटपुट आ रहा है इस वजह से नेगेटिव आ रहा है, देख रहे हो, ये नेगेटिव आ रहा है। आपका आना क्या चाहिए था, आ क्या आ रहा है, इस वजह से आ रहा है। और ये क्यों आ रहा है आपको पता लग गया, पता लग गया जब हमने ड्राई रन किया तो आपको पता लग गया, आपने इन्फिनिटी +1 करके डाला है। तो आप इसको हैंडल कैसे करोगे, इसको आप ऐसे हैंडल कर सकते हो। कैसे हैंडल करोगे कि अगर आपका मिनिमम इन केस कभी, अगर आपका मिनिमम इन केस कभी इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू रह जाता है तो आप क्या करो, आप रिटर्न करो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू ही, आप उसमें +1 करके ऐड मत करो, आप +1 करके रिटर्न मत करो, ठीक है, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू ही करो। अदरवाइज आप अपना फाइनल आंसर करो रिटर्न, अदरवाइज आपका फाइनल आंसर करो। अगर आपका टेस्ट केस 1 2 0 0 0 होता तो ये वाली बात देखिए। अब आप कंपाइलर रन करके देखिए, अभी भी कंपाइलर रन करेंगे तो आपका जो पहला टेस्ट केस है वो चलेगा, लेकिन अभी आप सबमिट करके देखेंगे अभी भी आपका एक टेस्ट केस फेल होगा। आप बोलोगे भैया यार एक बार में ठीक करवा दो, क्या कर रहे हो आप। हाँ, तो मैं इसलिए बार बार आपका इंट्यूशन क्रिएट कर रहा हूँ कि आप स्टेप बाय स्टेप आपको गलती करके दिखाता हूँ, फिर आपको इंट्यूशन बिल्ड करता हूँ कि आप क्या गलती कर रहे हो। तो ठीक है, ठीक है जी। मिनिमम में आपका इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू ये आपका हैंडल हो गया। अभी भी आपका देखिए, अभी भी आप सोच के देखिए, अब आप क्या गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, आपने क्या करा, यहाँ से फाइनल आंसर, इसको हटा के, हम फाइनल आंसर को हटा के जो फाइनल आंसर भी रिटर्न कर सकते थे, हम लोग क्या करते हैं सीधा यहाँ पे रिटर्न min +1 ही कर देते हैं ना जी। फाइनल आंसर एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाने की जरूरत ही क्या है। अरे भैया मिनिमम +1, तो आप सबमिट करेंगे तो आपका एक टेस्ट केस फेल होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, पहले ही बताया था। ये देखिए फेल हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये आंसर गलत रन होगा, लेकिन अब अपना यहाँ पे गौर फरमाइए कि जो पहले आपका आउटपुट नेगेटिव आ रहा था ना इस टेस्ट केस के लिए, पिछली बार जब मैं ये कंडीशन नहीं लिखता था, अब इसको हटा के देखिए, फाइनल आंसर में मिनिमम +1 ही रिटर्न करते थे ना, तो अब इसको सबमिट करके देखिए एक बारी। तो जो आपको देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा आ रहा था, देखिए यहाँ पे गौर फरमाएंगे तो आपको यहाँ पे नेगेटिव, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, देखिए 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 यहाँ पे आउटपुट, आपका आउटपुट क्या है -247, दिस जो नेगेटिव आउटपुट था। अब जैसी मैं ये कंडीशन लगाता हूँ, और फिर सबमिट करता हूँ, एक चीज़ तो फायदा होगा। अब आप क्या कर रहे हो, इंटीजर में आउट ऑफ बाउंड वैल्यू नहीं डाल रहे, देखो यहाँ पे पॉजिटिव हो चुका है, ये पॉजिटिव हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारा आउटपुट गलत है, -1 आना चाहिए था। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया यार फाइनली कोड सही करवा दो प्लीज़। हाँ, इतना क्यों वो कर रहे हो आप, वो इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपका इंट्यूशन बिल्ड हो कि आप क्या क्या गड़बड़ कर सकते हो, राइट, आपको पता ही है। अब आप देखो यहाँ पे एक टेस्ट केस और, यही टेस्ट केस 0 10 20 टेस्ट केस लेते हैं, 0 10 20। अब आपको जाना क्या है, 0 1 2 जाना है। ठीक है जी, सबसे पहले आपका क्या कॉल हुआ, मिनिमम जम्प्स, उसमें डाला एरे। उसके बाद आपने क्या कॉल किया, आंसर में आप वेरिएबल आंसर स्टोर कराओगे इसका, लेकिन आपने किसको कॉल किया, हेल्पर 0 एरे को। अब हेल्पर 0 एरे की लाइन एग्जीक्यूट होगी तो एरे ऑफ 0 पे ही 0 पड़ा है क्या, पहले आप सोच के देखिए, क्या पहले अब ये वाला बेस केस चलेगा,
ये वाला बेस केस चलेगा। क्या आई आपका 0 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है क्या, तो बोलेगा नहीं है। मैंने उल्टा लिख दिया। क्या 2 जो भी आपका आई है 0 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो बोलेगा नहीं है। तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही बेस केस की कंडीशन फॉल्स होगी तो वो क्या करेगा, लाइन नंबर 1 से, ये वाली लाइन नंबर 1 थी, लाइन नंबर 1 से एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेगा दैट इज मिनिमम इक्वल टू इन्फिनिटी। अब आप वैसे इसको चेंज कर चुके हो, इस वाली लाइन को आप चेंज कर चुके हो, आपको पता ही है। अब इसको कोड को जो मैंने पहले वाले टेस्ट केस से गलती निकाली थी, अब उससे आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने मिन इक्वल टू, अगर आपका इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू है तो आपने वही इन्फिनिटी मैं इन्फिनिटी लिख दे रहा हूँ इस केस में, इधर इन्फिनिटी ही रिटर्न कर दिया है, +1 करके रिटर्न नहीं कर रहे हो, अदरवाइज मिन +1 रिटर्न कर रहे हो आप। ठीक है, इसको तो मिटा ही देते हैं ये वाला, तो बस समझाने के लिए था, बेस केस में घुसा कि नहीं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मिनिमम इक्वल टू इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू L1 से वेरिएबल इनिशियलाइज हो मिन इक्वल टू इन्फिनिटी। बट आपको पता है यहाँ पे एरे ऑफ 0 पे 0 पड़ा है, तो आपकी यहाँ से कोई कॉल नहीं निकलेगी। इट मीन्स आपका फॉर लूप में नहीं घुसेगा। अब जैसे ही आपका फॉर लूप में नहीं घुसेगा तो आपका एक वेरिएबल इनिशियलाइज होगा फाइनल आंसर। ठीक है, इस वाली लाइन से आपका एक फाइनल आंसर वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ जिसमें डाला इन्फिनिटी +1। सोच के देखिए बताइए आप कि आपने क्या कर रखा है, इन्फिनिटी +1। वैसे तो हमारे इस वेरिएबल का कोई काम नहीं, लेकिन हमारा जो मेन कंडीशन है ये, इसको हमने हैंडल कर लिया था, इधर मिन +1 से ही हैंडल कर लिया था, राइट। तो अब आप सोच के देखिए, यहाँ पे सोच के देखिए आप थोड़ा सा कि आपने क्या करा। अगर आपका मिनिमम में इन्फिनिटी है, मिनिमम में अगर आपका इन्फिनिटी है तो आप इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू रिटर्न करोगे, राइट। तो आपने इसको रिटर्न किया, इसमें रिटर्न क्या होगा, ये रिटर्न करेगा किसको, एमजे को, क्या, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, दैट इज व्हाट, इन्फिनिटी रिटर्न करेगा, क्योंकि इसी ने कॉल करी थी ना, L पर 0 को मैं एरे, इसने रिटर्न किया इन्फिनिटी, क्योंकि इंटीजर मिनिमम में आपकी इन्फिनिटी बड़ी रहेगी, तो उसने रिटर्न कर दिया इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। इन्फिनिटी +1 ना हो, फाइनल आंसर में आपका इन्फिनिटी +1 हुआ, बट मैं मिन +1 रिटर्न नहीं कर रहा हूँ यहाँ से। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, अगर मिनिमम में मेरे इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू पड़ी रहेगी, जो कि मिनिमम में मेरी इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू पड़ी रहेगी थी, तो उसमें मैं क्या रिटर्न करूँगा, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, यानी इन्फिनिटी ही। तो यहाँ से इन्फिनिटी इसने रिटर्न कर दिया, किसको, एमजे को। और ये इन्फिनिटी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आपका 0 पड़ा हुआ है, अगर आप 0 से आप यहाँ पे 2 पहुँच पाए, नहीं पहुँच पाए ना, 0 से आप 2 पहुँच पाए, नहीं पहुँच पाए ना, तो आपके प्रॉब्लम में बोला गया था अगर आप नहीं पहुँच पाते, अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच पाते, तो आपको क्या रिटर्न करना है, -1 रिटर्न करना है, -1। लेकिन आपने क्या रिटर्न कर दिया, दैट इज इन्फिनिटी। क्या ये ठीक है, अब आप सोच के देखिए, क्या ये ठीक है, आपने इन्फिनिटी रिटर्न कर दिया, इसको एमजे को इन्फिनिटी रिटर्न कर दिया, और ये इन्फिनिटी रिटर्न कर देगा। और आप सोच के देखिए ना, इन्फिनिटी क्या था, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, इन्फिनिटी क्या था, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू रिटर्न हो रहा है, और इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आगे कोई पाथ नहीं है, आगे कोई पाथ नहीं है, आगे कोई पाथ नहीं है। अगर आगे कोई पाथ नहीं है तो मैं क्या करूं, यहां से इट मीन्स, अब देखिए आंसर वेरिएबल में आपका इन्फिनिटी रिसीव हुआ होगा, आंसर वेरिएबल में आपका इन्फिनिटी रिसीव हुआ है, तब आपने इसको रिटर्न किया ना, यहाँ से देखिए रिटर्न आंसर किया है, तो मुझे यहाँ पे भी एक चेक लगाना पड़ेगा। देखिए कितना इन डेप्थ कंसेप्ट है, कोड छोटा सा है, कि अगर आंसर में अगर मेरा इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू आ जाता है गलती से, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आगे, अरे इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू आ जाता है गलती से, तो पता है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको कोई पाथ नहीं मिला, तो आपको -1 रिटर्न करना है, अदरवाइज आपको अपना आंसर रिटर्न करना है। ठीक है, अब आप समझे कि नहीं समझे, मे भी आपको समझ में आया होगा। अब आप इसको सबमिट करके देखिए, अब आपका सही चलेगा, बट अब जैसा कि आपका ये नॉर्मल रिकर्जन है, तो आपका ये TLE मार देगा। देखिए टेस्ट केस पास बट टाइम लिमिट एक्सीडेड, जैसा कि हमें पता ही था कि ये होने वाला है। तो हम देखते हैं अब इस TLE को कैसे हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे, अपने कोड को ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, और कैसे आगे प्रोसीड करें कि हमारा कोड चले और TLE ना मारे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग, हमारा कोड जनरली TLE मारता है, तो इसमें हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं अभी तक, मेमोराइजेशन। तो हम इसमें मेमोराइजेशन का कंसेप्ट देखेंगे।
पर मेमोराइजेशन देखने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट और बताना चाहता हूँ कि इस कोड को और अच्छे तरीके से हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इस कोड को और अच्छा, बस हल्का सा चेंज करने की ज़रूरत है, ज़्यादा चेंज नहीं करना, पर अच्छे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा अच्छा तरीका वही है, और आप देखोगे भी अगर वो ज़्यादा अच्छा तरीका क्यों है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि मेमोराइजेशन हमारा 2 मिनट का काम है, करेक्ट। 2 मिनट में हम मेमोराइजेशन कर देंगे। जो हमारा सबसे पहले टेस्ट केस था दैट इज़ 2 1 3 4। इसका इंडेक्स लिख लेता हूँ मैं फटाक से। आपको कहाँ जाना है? 0 1 2 3, 0 to 3 जाना है आपको, राइट। आपको 0 to 3 जाना है। आपको क्या रिसीव होगा? हेल्पर 0 कॉमा एरे। अब आपको पता है 0 से मैक्सिमम 2 कॉल निकल सकती है, आपको ये पता है ये बात, या तो क्योंकि आप या तो एक की जंप ले सकते हो या आप 2 की जंप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मूव्स तो आप एक ही चल रहे हो। लेकिन अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे अगर आप देखोगे एक की जंप, आपको ये पता है कि 2 कॉल्स लगेंगी, क्यों? क्योंकि आप एक की जंप भी ले सकते हो, 2 की जंप भी ले सकते हो, ये आपको पता लग चुका है अब आप, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखो, अब जैसे ही यहाँ पे पहुँच जाओगे तो आप पहुँचोगे हेल्पर 1 कॉमा एरे पे। अब यहाँ से हेल्पर 1 कॉमा एरे से आपको पता है कि आप एक की जंप ले सकते हो बस, हेल्पर 2 कॉमा एरे पे। अब लेकिन यहाँ पे अब जरा गौर फरमाइएगा, अब आप जैसे हेल्पर 2 कॉमा एरे पे आ गए तो आप यहाँ से 3 जंप ले सकते हो, तो आप हेल्पर 3 कॉमा एरे पे भी जा सकते हो, हेल्पर 4 कॉमा एरे पे भी जा सकते हो, हेल्पर 5 कॉमा एरे पे भी जा सकते हो। और अब हर जगह से आप क्या रिटर्न करोगे? हर जगह से आप यहाँ से भी रिटर्न 0 करोगे, यहाँ से भी रिटर्न 0 कर रहे हो, यहाँ से भी रिटर्न 0 कर रहे हो। कहाँ से? बेस केस से। आपको पता है इस बेस केस से आप यहाँ से भी रिटर्न 0 कर रहे हो, यहाँ से भी रिटर्न 0 कर रहे हो, यहाँ से भी रिटर्न 0 कर रहे हो। लेकिन अब आप सोच के देखिए कि अब ये आपको हेल्पर 4 कॉमा एरे की कॉल लगाने की जरूरत है, आपको हेल्पर 5 कॉमा एरे की कॉल लगाने की जरूरत है। तो आप इसको हैंडल कैसे कर सकते हो? इसको आप फॉर लूप में ही हैंडल कर सकते हो। कैसे? जैसे कि अगर मान लीजिए इस केस में आपका आई हमारा 2 था, तो जब आपका 2 प्लस आपने जब j इक्वल टू 1 की जंप ली तो 3, तो 3 हमारा क्या है? डेस्टिनेशन। 3 हमारा डेस्टिनेशन है, दैट इज डेस्टिनेशन हमारा क्या है? एरे डॉट लेंथ -1। तो 3 इज इक्वल टू 3 है, तो ये जंप वैलिड है जब मैं 2 से 1 की जंप ले रहा हूँ। पर जैसे मैं 2 इंडेक्स से 2 लेंथ की जंप लूंगा तो मैं इधर नहीं पहुंच जाऊंगा। आप सोच के देखिए, 2 लेंथ की जंप लूंगा या 2 लेंथ की जंप लूंगा जब जैसी मैं, तो मैं तो 4th इंडेक्स पहुंच जाऊंगा, और 4th इंडेक्स हमारा लाई नहीं करता। तो मैं क्या कर रहा हूँ? जैसे 2 + 2, मैं 2 से 2 लेंथ की जंप जैसी मैंने ली 2 + 2, दैट इज मैं 4 पे पहुंच गया। हाँ, जो 4 मेरा है ये ग्रेटर देन इक्वल टू किससे हो गया? मेरा डेस्टिनेशन से। दैट इज इट मीन्स 2 हमारा क्या था? ये 2, ये वाला 2 क्या था? आई। और ये वाला 2 क्या था? हमारा जम्प्स वाला 2, ये जम्प्स वाला 2 था। आई प्लस जम्प्स क्या हो गया मेरा? ग्रेटर देन। जैसी ग्रेटर देन, इक्वल टू तो नहीं, जैसी ग्रेटर देन मेरा डेस्टिनेशन हो गया। डेस्टिनेशन क्या है हमारा? एरे डॉट लेंथ -1। तो मुझे ये कॉल करने की जरूरत ही नहीं है ना, तो ये तो मैं फॉर लूप में ही हैंडल कर सकता हूँ। मैं फालतू में कॉल क्यों कर रहा हूँ? और मैं बेस केस में हैंडल कर रहा हूँ, मैं कॉल करके बेस केस में हैंडल कर रहा हूँ। ये तो मेरा फालतू का थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि कॉल तो वो कर ही ले रहे हैं ना, बेशक फिर आगे ऑर्डर ऑफ 1 में रिटर्न कर दे बेस केस से, लेकिन स्टिल मैं कॉल ही क्यों कर रहा हूँ? तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं इक्वल टू भी कर देता हूँ, और इधर मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, क्या? एंड आई प्लस जम्प्स आपका लेस देन होना चाहिए किससे? एरे डॉट लेंथ, इसको हटाते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। आई प्लस जम्प्स आपका एरे डॉट लेंथ -1 से, एरे डॉट लेंथ से छोटा होना चाहिए, तभी आप कॉल करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? आप जरा इस कोड को देखिए जरा यहाँ पे जाके, कि देखिए आपको 2 + 1 3 ये डेस्टिनेशन के बराबर हो गया, तब आपने कॉल कर लिया। अगर मान लीजिए कभी आप 0 पे हो, आप 0 से 1 की जंप ले सकते हो और 2 की जंप ले सकते हो। तो अगर आपने 2 की जंप ली तो आप 1 पे पहुंच जाओगे। अगर आपने दो लेंथ की, एक ही लेंथ की जंप ली तो आप 1 पे पहुंच जाओगे। अगर आपने 2 लेंथ की जंप ली तो आप 2 पे पहुंच जाओगे। तो आप सोच के देखिए, 0 + 1, तो आपने क्या? तो 1 आ गया, है ना, यानी ये वाला 0 + 1, आई प्लस जम्प्स आपने क्या? तो 1 आ गया। तो ये 1 लेस देन इक्वल टू हमारा 1 लेस देन क्या हमारा डेस्टिनेशन से कम है? तो बोलेगा हाँ जी डेस्टिनेशन से कम है, तभी तो आप 1, अब देखिए यहाँ पे 0 + 2, ये आपका 2 आ गया। ये आपका लेस देन डेस्टिनेशन से कम है क्या? या लेस देन इक्वल टू डेस्टिनेशन, ठीक है। हाँ, या मैंने इधर तो कंडीशन क्या लगा दी थी? एरे डॉट लेंथ लगा दी, तो एक ही बात होगी ना, एरे डॉट लेंथ -1, या तो मैं इक्वल टू
लेस देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1 कर दूं या लेस देन एरे डॉट लेंथ कर दूं, तो एक ही बात है। तो ठीक है, तो ये देखिए, ये 0 से आप 2 कॉल कब निकाल रहे हो? जब ये 2 कॉल आप तभी निकाल रहे हो जब मैं आप डेस्टिनेशन से आउट ऑफ बाउंड नहीं जा रहे। देखिए, आपको 3 पे जाना था और ये 3 वैलिड है, 3 से आप पहुंचे नहीं हो, 3 पे भी पहुंचे नहीं हो, 1 और 2 पे हो, 3 से कम पे ही हो। लेकिन अगर आप 2 से अगर आप 3 लेंथ की जंप निकाल दोगे, 1 और यहाँ से 2 और ये 3, अभी देखिए 2 से आई हमारा 2 है, प्लस 2, 2 प्लस 2 दैट इज 4, आप आउट ऑफ बाउंड जा चुके हो। 2 प्लस 3 दैट इज 5, आप 5 को कॉल लगा रहे हो। बेशक फिर आप बेस केस से रिटर्न कर दोगे 0, लेकिन आप कॉल लगा क्यों रहे हो? जब आप हैंडल कर सकते हो तो इसको, ये कॉल लगाना ये अच्छा तरीका नहीं है कोड लिखने का। जब आप हैंडल कर सकते हो, आप इसको फॉर लूप में ही हैंडल कर लो। तो मैंने इसको फॉर लूप में ही हैंडल कर दिया, इसको फॉर लूप में ही हैंडल कर दिया आई प्लस जंप। अब इसको भी कंपाइल एंड टाइम कंपाइल एंड रन करके देखोगे तो ये रन होगा। बट टीएलई मारेगा, हमें पता ही है टीएलई मारेगा। देखिए टीएलई मार रहा है। तो मैंने आपको बेस केस पहले वाला भी दिखाया हम कैसे डिराइव करते हैं, और इससे भी हमारा ये कोड चलेगा कि हम इस बार क्या होगा, इस बार हमने कॉल्स प्रिवेंट कर दी। देखिए अभी भी टेस्ट केस 10 ही चल रहे हैं, हाँ, और टाइम लिमिट एक्सीड हो चुका है हमारा। लेकिन इससे हमने कोड प्रिवेंट कर दी कि जो एक्स्ट्रा कॉल्स लग रही थी, जहां पे हमें जाना भी नहीं था, उसकी जो कॉल्स लग रही थी फिर मैं बेस केस से हैंडल करता, उसको अब मैं कॉल ही नहीं कर रहा हूं। अब मैं कॉल किसे कर रहा हूं? अगर मेरा आई प्लस जंप्स, अगर मैं आइथ स्टेयर केस पे हूं, वहां से अगर मेरे को जितनी भी वैलिड जंप अलाउड है, अगर वो मेरा आई प्लस जंप्स लेस देन इक्वल टू मेरा डेस्टिनेशन है, तभी मैं कॉल कर रहा हूं। तो अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेस देन इक्वल टू, अगर आप जैसे कि मैंने आपको बोला था, लेस देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1 भी कर दोगे तब भी आपका चलेगा, तभी आपको कॉल करनी है। एंड अगर आपकी दोनों कंडीशन वैलिड है, या तो आपका जो जंप्स है वो लेस देन इक्वल टू एरे ऑफ आई होना चाहिए, दूसरा जंप लेस देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1 होना चाहिए, तब भी आपका वैलिड है। देखिए आप इसको रन करके देखिए, अभी गिग्स फॉर गिग्स का सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है तो इस वजह से ये रन नहीं हो रहा है। इसको वापस लौट के आएंगे, हम देखेंगे कि चल गया। लेकिन इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट चीज़ एक और चीज़ बता देता हूँ। जो आपका एक और टेस्ट केस था आपका, आप बोलोगे भैया कितने कंडीशन बताओगे आप? ये क्वेश्चन है ही इसलिए क्योंकि ये आपका गूगल ने पूछा है, अमेजोन ने पूछा है, फ्लिपकार्ट, सब ने लगभग पूछा है, हाउसिंग.com। तो ये क्वेश्चन है ही इतना प्यारा, इससे कंसेप्ट ही इतने ज़्यादा खुल जाते हैं। ठीक है, आपका जो मैंने आपको दूसरा टेस्ट केस बताया था, जो जिसमें आपको मैं बता रहा था कि मिनिमम इन्फिनिटी +1 कर रहे हो तो 0 0 0। अब एक काम करिए, तीसरा टेस्ट केस ले लीजिए सीधा। जो आपका तीसरा टेस्ट केस था क्या, 0 10 20 था ना शायद, आई थिंक, हाँ 0 10 20 था। और इंडेक्स आपको कहाँ जाना था, 0 1 2 जाना था। ठीक है, ये वीडियो बड़ी हो गई बट कंसेप्ट आपको बहुत सीखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, अब आप 0 पे थे, 0 से आप अपने एक लेंथ, आपको एक लेंथ की जंप अलाउड है क्या? नहीं अलाउड है, आपको अलाउड ही नहीं है, आपको अलाउड ही नहीं है, आप आगे जा ही नहीं सकते। अगर आपके एरो 5 पे 0 पड़ा हुआ है तो आप आगे जा ही नहीं सकते। अगर आप एरो 5 पे अगर आपका 0 पड़ा हुआ है, आप आगे नहीं जा सकते, तो आप क्या करते थे? देखिए अब अपना ये कोड धीरे धीरे एग्जीक्यूट करते थे ना। मिनिमम को आपने इन्फिनिटी से इनिशियलाइज किया, फिर आपका फॉर लूप चेक होता था, आपका फॉर लूप नहीं चलता था, फिर आप क्या करते थे, यहाँ से रिटर्न करते थे। इससे बढ़िया अगर आपका एरे ऑफ आई पे अगर आपका 0 पड़ा है तो आप बेस केस के बाद ही रिटर्न कर जाओ ना। आपको पता है अगर आपके एरे ऑफ आई पे 0 पड़ा है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए ये आपका ये वाला भी टीएलई मार चुका है, ये वाला कोड। हाँ, तो मैं इधर सीधा लिख दूँ, इधर एरे ऑफ आई पे अगर मेरा 0 पड़ा हुआ है तो मैं क्या रिटर्न कर दूँ, सीधा इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू रिटर्न कर दूँ ना। इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू क्यों? क्योंकि इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कि मैं आगे नहीं जा सकता। राइट, अब आप ये भी चल जाएगा, इसको भी सबमिट करके देखिए, ये भी चलेगा। लेकिन ये अच्छा कोड है कि मैं पहले ही बेस केस हैंडल करते हुए चल रहा हूँ सारे। अगर मेरे एरे ऑफ इंडेक्स पे अगर 0 पड़ा हुआ है तो मैं कॉल ही नहीं कर सकता, मतलब मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो मैं आगे और ये सब फॉर लूप और ये सब मैं चेक क्यों करूँ, फॉर लूप की कंडीशन चेक क्यों करूँ, ये कंडीशन वैलिड है कि नहीं। थोड़ा बहुत तो टाइम लग ही जाएगा इन सब में भी। हाँ, और फिर मैं इधर से रिटर्न करूँगा, ये तो बेकार चीज़ है ना यार। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छा कोड है इन कंपैरिजन टू पीछे। बेशक टाइम और टेस्ट केस भी सेम चल रहे हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा, लेकिन स्टिल ये थोड़ा अच्छा कोड है। अब इसको मेमोराइज कर लेते हैं फटाक से। आपको पता है क्या, मेमोराइजेशन इधर डीपी लगेगी, और डीपी क्यों लगेगी मैं आपको विजुलाइज करवा देता हूँ। किस टेस्ट केस के लिए?
इस टेस्ट केस के लिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। आप इधर थे तो आप हेल्पर 0 कॉमा एरे आपको मिला है। हाँ, अब आपको पता है यहाँ से आप 2 लेंथ की जंप ले सकते हो। आप हेल्पर 1 कॉमा एरे पे जा सकते हो और हेल्पर आप 2 कॉमा एरे पे जा सकते हो, क्योंकि ये दोनों वैलिड जंप है। अब आप यहाँ पे हो 1 पे हो, तो यहाँ से आप कहाँ जा सकते हो, हेल्पर 2 कॉमा एरे पे। ठीक है, 1 लेंथ की जंप अलाउड है, पर हेल्पर 2 कॉमा एरे से अगर आप हेल्पर 3 कॉमा एरे पे जा सकते हो। और आप 2 की लेंथ की जंप लोगे यहाँ से, नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि आप हेल्प आउट ऑफ बाउंड 4 इंडेक्स पे पहुँच जाओगे। तो मैंने आपको प्रिवेंट करवा दिया वैसे ही वो। तो देखिए, अब देखिए, ये देखिए हेल्पर 2 कॉमा एरे यहाँ से सॉल्व हो के आएगा और यहाँ से हेल्पर 2 कॉमा एरे सॉल्व हो के आएगा। तो ऐसी है। तो मैंने इस टेस्ट केस के लिए तो बस अभी देखिए, अभी एक ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम दिख चुकी है। अगर आप और कोई बनाते तो हो सकता है आपको बहुत सारी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम बनती। आप एक काम करिए, आपके तो एरे पे कुछ भी हो सकता है, तो आप कुछ भी लिख दीजिए। यहाँ पे 3 3 3 3 लिख दीजिए। अब आपको 0 to 3 जाना है। अब आप देखिए आपको कितनी सारी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम दिखेगी। कुछ भी हो सकता था ना। तो अब देखिए, अब आपको पता है हेल्पर 0 कॉमा एरे पे हैं आप। इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। 3 3 3। अब आपका क्या हो गया? 0 1 2 3 4 5 6। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी बहुत वैल्यू मिटा के डिफरेंट कर देता हूँ कि आपको लगे कि थोड़ा फील आए कि वेरिएबल जम्स वाला है ना। 4 2 9। ठीक है। अब आप हेल्पर 0 कॉमा एरे पे, तो यहाँ से आपको पता है आपकी 3 कॉल निकलेगी। हेल्पर 1 कॉमा एरे, हेल्पर 2 कॉमा एरे और हेल्पर 3 कॉमा एरे। राइट, ये तीनों वैलिड है क्योंकि आप 3 पे ही पहुँच पाए ज़्यादा। देखिए, फिर आप यहाँ से कितनी कॉल निकालोगे? देखिए, यहाँ से 3, 1 इंडेक्स पे 3 पड़ा है, तो यहाँ से भी 3 निकल सकती है। हेल्पर 2 कॉमा एरे और हेल्पर 3 कॉमा एरे। इसको मैं हेल्पर एरे नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। हेल्पर 4 पे ये भी वैलिड है। और यहाँ पे देखिए, अब आप यहाँ पे 2 पे क्या पड़ा है आपके? 4 पड़ा है, तो यहाँ से 4 कॉल निकल सकती है। आप हेल्पर 3 पे जा सकते हो, हेल्पर 4 पे जा सकते हो, हेल्पर 5 पे जा सकते हो, हेल्पर 5 कॉमा एरे चाहे हेल्पर 6 कॉमा एरे ये। फिर हेल्पर 3 कॉमा एरे से देखिए, 3 कॉमा एरे पे आपके क्या पड़ा है? 2 पड़ा है, तो यहाँ से 2 कॉल निकलेंगी आपकी। आपको पता है यहाँ से आपकी 2 कॉल निकलेगी। और यहाँ से अगर आपकी 2 कॉल निकली तो आप हेल्पर 4 कॉमा एरे पे जा सकते हो, हेल्पर 5 कॉमा एरे पे जा सकते हो। इससे मैं एक और दिखा देता हूँ। हेल्पर 2 कॉमा एरे पे आपका 4 पड़ा है। लास्ट ये और दिखा देता हूँ मैं। यहाँ से आप 1 की जंप, 2 की जंप, 3 की जंप, 4 की जंप, 4 कॉल निकलेगी। तो हेल्पर आप 3 पे जा सकते हो, हेल्पर 4 पे जा सकते हो, हेल्पर 5 पे जा सकते हो। देखिए थोड़ी राइटिंग गंदी हो गई है तो उसको इग्नोर करिएगा प्लीज़। हेल्पर 5 और हेल्पर 6 यहाँ पे जा सकते हो। तो अब यहाँ पे देखिए आपको ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम कितनी दिख रही है। हेल्पर 5 देखिए कितनी बार सॉल्व कर रहे हो आप, अभी भी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचे हो। हेल्पर 5 आप कितनी बार सॉल्व कर चुके हो? देखिए 3 बार तो हेल्पर 5 आप सॉल्व कर चुके हो। हाँ, हेल्पर 4 कितनी बार आप सॉल्व कर रहे हो? 1। हेल्पर 4 किधर गया? 2। ठीक है, और देखिए आप 3, और देखिए आप 4। तो यहाँ पे आपको ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम दिखी। मैंने ऊपर भी दिखा दी थी, लेकिन यहाँ पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम दिख गई आपको। और सबसे बड़ी बात, वेरिएबल आपका एक ही है, सिर्फ जंप वेरी कर रहा है। और जंप भी वेरी नहीं कर रहा है, जंप आपका वेरी कर रहा है। आप बोलोगे भैया यहाँ पे वेरिएबल दो नहीं हो गए, आपका इंडेक्स भी वेरी कर रहा है, आपको डेस्टिनेशन पे जाना है, और जंप्स भी वेरी कर रहे हैं आपके, है ना। कि आप यहाँ से 3 की जंप ले सकते हो, किसी भी इंडेक्स से 5 की जंप ले सकते हो। लेकिन बट वो आपको पता है, इस बार आपको पता है कि आप किसी भी इंडेक्स पे पहुंचोगे तो आपको एरे ऑफ आई बता देता है कि आप कितनी मैक्सिमम जंप्स ले सकते हो। तो इसलिए एट द एंड यहाँ पे आपका एक ही चीज वेरी कर रहा है, दैट इज इंडेक्स, ना कि जंप्स। क्योंकि आपको हर एक लेवल पे, बेशक जंप्स हर एक लेवल से जंप्स डिफरेंट है, कहीं से 4 है तो कहीं से 5 है तो कहीं से 2 है तो कहीं से 3 है। देख रहे हो, जैसे यहाँ से 2 है, यहाँ से 4 है, यहाँ से 3 है, कुछ भी है। हाँ, लेकिन ये पता है कि आप हर एक लेवल से कितनी जंप्स ले सकते हो। तो जंप्स आपकी एक तरह से फिक्स ही है, जो कि आपको एरे ऑफ आई बता दे रहा है। लेकिन यहाँ पे इंडेक्स आपका वेरी कर रहा है, कभी इंडेक्स आपका 0 बन जा रहा है, कभी आपका इंडेक्स 1 बन जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम इसका आंसर स्टोर करवाने के लिए कौन सा डीपी एरे लेंगे, 1D एरे या 2D एरे। जैसे कि अभी मैंने आपको शुरू में बताई, आप अब यहाँ पे लोगे 1D एरे, कितने लेंथ का? इस बार आप n लेंथ का भी एरे ले लोगे, आपका चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार देखिए जितने 0 1
अगर मान लीजिए आपका टेस्ट केस ये दिया हुआ है, टेस्ट केस आपका ये दिया हुआ है 2 1 3 4 5, ये आपका टेस्ट केस दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपका एरे था 0 1 2 3 4। अगर आपका टेस्ट केस ये दिया हुआ है तो आपका डेस्टिनेशन क्या है इस बार, इसका आपका डेस्टिनेशन देखिए, इसका इंडेक्स लिख रहा हूँ मैं टेस्ट केस का, तो आपको 0 to 4 ही तो जाना है। हाँ, तो आपको 5 लेंथ का एरे बनाने की क्या ज़रूरत है, आप 0 to 4 लेंथ का ही बनाओ ना, 4 ही तो जाना था, तो आप एक्स्ट्रा स्पेस क्यों लेना चाहते हो, ठीक है। तो आप उतना ही बनाओ ना जितना आपको नीड है। पिछली बार क्या होता था कि फिबोनाची, जैसे अगर हम फिबोनाची सॉल्व कर रहे हैं तो आपको 6 फिबोनाची नंबर निकालना है, तो आपको 0 to 6 लेंथ का, 0 to 6 तक का इंडेक्स चाहिए होता था, तो इसके लिए आपको 7 लेंथ का एरे बनाना पड़ता था। क्लाइंबिंग स्टेयर्स में भी आपको सिमिलरली यही बनाना पड़ता था, तो इधर आप यही करिए ना, आपको इस बार 0 to 4 जाना था, आपको पता है, तो सेम जितना एरे डॉट लेंथ का होता है का एरे बना लीजिए ना आप। आपको क्यों 5 लेंथ का बनाना है, इधर n+1 लेंथ का, एरे डॉट लेंथ का ही बनाइए आप, ठीक है जी। तो आपको पता ही है, अब मैं क्या करूँगा, सीधा डीपी एरे पास करना स्टार्ट करूँगा यहाँ पे, और इस बार मैंने कितने लेंथ का बनाया है, इंट, और आपको पता लगे 1D एरे क्यों यूज़ हो रहा है। बहुत सारे कंसेप्ट इस क्वेश्चन में आपको सीखने को मिले होंगे, तो प्लीज़ पेशेंस बना के आप देखिएगा इसको, ताकि आपको इन डेप्थ हो जाए, इन डेप्थ कंठस्थ हो जाए चीज़ें, ठीक है, कि मतलब कि तोड़ तोड़ के चीज़ें, आपको क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म करना है, अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो आपको कैसे डील करना है, कैसे ड्राई रन करना है, ये सब चीज़ें आपको कंठस्थ होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन, आप प्रॉब्लम आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। और जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल ही हैंडल कर लेंगे, खुद ही दिमाग चलता है, अपने आप ही दिमाग चलता है। तो एरेज डॉट फिल डीपी कॉमा -1, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगा, इंट डीपी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और यहाँ पे भी मैं कॉल कर दूंगा नेक्स्ट पोजीशन डीपी, ठीक है। अब आप सोच के देखिए, अब आप थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा। अब आप सीधा रिटर्न आप डीपी ऑफ इंडेक्स, डीपी ऑफ आई नहीं कर सकते यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको डीपी ऑफ आई में आंसर स्टोर करवाना है। हाँ, और मेमोराइज करने के लिए 2 स्टेप होते हैं ना। सबसे पहले तो मैं देखूंगा डीपी ऑफ आई में अगर मेरा -1 नहीं पड़ा है तो इट मीन्स मैं उसको कभी ना कभी सॉल्व करके आ चुका हूँ। तो यहाँ से मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, सीधा यहाँ से तो सीधा रिटर्न रीड कर दूंगा डीपी ऑफ आई, और यहाँ से मैं अब मेरे को यहाँ पे आंसर स्टोर करवाना है, करेक्ट। अब सोच के देखिए, यहाँ पे तो अब आपको आंसर स्टोर करवाना है ना जी। अब आप कैसे स्टोर करवाएंगे, आपका आंसर जो डिपेंड करता है वो आपका मिनिमम पे डिपेंड करता है। अगर मिनिमम आपका इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू हो जाता है तो आपको इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू स्टोर करवाना होता है, अदरवाइज मिनिमम +1 आप रिटर्न करते हो, ठीक है। तो देखिए, इसको मैं हटाता हूँ। अब आपका आंसर मिनिमम पे डिपेंड कर रहा है, तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपके मिनिमम में क्या इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू तो नहीं आ गई। अगर आपके इंटीजर में इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू तो नहीं आ गया, अगर आपके मिनिमम में इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू आ गई है तो डीपी में ऑफ आई में आप क्या इंस्टोर करवाइए, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू ही स्टोर करवाइए, मैक्स वैल्यू ही स्टोर करवाइए। एल्स अगर आपका मिनिमम में इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू नहीं आती तो आप डीपी ऑफ आई में आप क्या स्टोर करवाते हैं, मिनिमम +1। अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप एट देन रिटर्न यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से रिटर्न करेंगे डीपी ऑफ आई, ठीक है। अगर आप डीपी ऑफ आई रिटर्न कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आपने हैंडल कर रखा है। अगर आपके आंसर में इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, इट मीन्स आपको कोई पाथ नहीं मिला जाने का। अगर आपको कोई पाथ नहीं मिला जाने का तो आपको -1 रिटर्न करना होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है जी। तो अब आप इसको रन करके देखिए, इस बार आप इसको कंपाइल एंड रन करके देखिए। देखिए ये आपका टेस्ट केस बिल्कुल चल रहा है, करेक्ट। तो अब आप देखते हैं इसको सबमिट करके, देखिए सबमिट करके क्या ये सबमिट हो रहा है, देखिए बिल्कुल सबमिट भी हो रहा है। 8 अटैम्प्ट्स मैंने यूज़ किए हैं जो कि आपको समझाने के लिए कि क्या क्या आप गड़बड़ कर सकते हो, और आपको 4 पॉइंट्स भी बिल्कुल मिल चुके हैं क्योंकि आपने सही सबमिट कर दिया एट द एंड, और एक्यूरेसी समझाने के चक्कर में मेरी 12% हो गई है। कोई ना, चलता है इतना, ठीक है। तो देखिए आपका मेमोराइज आपने जैसे किया तो आपका कोड आपका चल रहा है, ठीक है जी। एक बार क्या करते हैं, हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करते हैं। तो आप गैस करना चाहेंगे, अगर आपने गैस कर लिया इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो आप मुझे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताइए और कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मैं इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे।
मुझे पता है ये वीडियो बड़ी हो गई है, बट आपको सीखने को बहुत मिला होगा। अगर कोई बिगिनर अगर आप पेशेंटली सीखना चाहे तो उसको सीखने को बहुत मिलेगा, करेक्ट। तो अब आप सोच के देखिए आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है यहाँ पे। पहला तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो एक बार हेल्पर फंक्शन जो रन होगा, जो आपका हेल्पर फंक्शन रन होगा, अगर मान लीजिए आपका फॉर लूप नहीं होता तो वो हेल्पर फंक्शन कितनी बार मैक्स टू मैक्स रन होता है इस केस में, डीपी वाले केस में जितनी बार, जैसे अगर आपको फिबोनाची का पता है, अगर फॉर लूप नहीं होता है उसके अंदर, अगर क्या उसमें फॉर लूप होता ही नहीं है, तो फॉर लूप नहीं होता है तो आपका जो मैक्स टू मैक्स कितनी बार सॉल्व होता है, मैक्स टू मैक्स कितनी बार सॉल्व होता है, जब तक आप डीपी एरे भर रहे होते हो। हाँ, तो जब अगर आपका डीपी ऑफ एरे भर गया तो आप रिटर्न कर जाते हो वहीं से सीधा, राइट। आपको पता ही है ये बात तो, ठीक है, आपको ये बात तो पता ही है। अगर आपको फॉर लूप नहीं होता तो ऑर्डर ऑफ एन, लेकिन इस बार आपने क्या करा है, पहले आपने जम्प्स को चेक किया है। जम्प्स वर्स्ट केस में कितनी हो सकती थी, 10 की पावर 4 हो सकती थी, हमें पता है, तो मैं मान लेता हूँ एन हो सकती है, ठीक है, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, पहले 1 से लेके एरे ऑफ आई तक लूप लगा रहे हो, यानी आप क्या बोल सकते हो, 1 से लेके आपने वर्स्ट केस में एन तक लूप लगाया, फिर आपने हेल्पर कॉल करा है इस बार, फिर आपने हेल्पर कॉल किया जो कि जाके अब आपका डीपी एरे भरेगा, ये जो चीज़ है अब आपका डीपी एरे भरेगा, ठीक है। तो एरे ऑफ आई को मैं क्या मान चुका हूँ, वर्स्ट केस में एन मान चुका हूँ, राइट। और फॉर ईच अब आप सोच के देखिए, जब जम्प इक्वल टू 1 होगा तो उसके लिए सारी वैल्यू सॉल्व होके आएगी, तो वो जाके ये भरेगा। तो ये हेल्पर की वैल्यू, ये हेल्पर जब फॉर लूप नहीं होते थे ऑर्डर ऑफ एन होता है, अब आपने क्या करा है, 1 to n के लिए लूप लगा दिया है, तो हर एक आइट्रेशन के लिए ये n बार रन होगा, हर एक आइट्रेशन के लिए ये n बार रन होगा। 2 के लिए भी अगर जब i इक्वल टू 2 होगा तो फिर से n बार रन होगा वर्स्ट केस में, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ना कि इस बार ऑर्डर ऑफ n है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। और मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं इसके, अगर मैं इसके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो वो होगी ऑर्डर ऑफ n फॉर व्हाट, रिकर्जन कॉल्स, प्लस ऑर्डर ऑफ n फॉर व्हाट, डीपी कॉल्स, करेक्ट। तो जैसे कि आप लोगों को पता लग ही चुका है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो गई है, तो ऑर्डर ऑफ n हो गया तो वर्स्ट केस में तो इसको ऑर्डर ऑफ n ही लिखेंगे एट द एंड, ठीक है। मे भी आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आई होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे समझाने की कोशिश करी मैंने आपको, जब आप फॉर लूप यूज नहीं करते हो, जैसे फिबोनाची में, तो फिबोनाची में जब आप फॉर लूप यूज नहीं करते हो तो आप क्या करते हो, जाके एक एरे भरते हो ना, और कितनी कॉल्स लगाते हो जब तक आपका एक एरे फिल नहीं हो जाता, डीपी एरे, फिर एट द एंड तो आप डीपी ऑफ इंडेक्स पे अगर आपका -1 नहीं पड़ा है तो आप रिटर्न कर जाते हो, राइट। तो इसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होती है, बट अब आपने फॉर लूप यूज किया है, अब जैसे ही जंप 1 होगा तो वर्स्ट केस में हर एक के लिए इसके लिए n वैल्यू निकल सकती है, वर्स्ट केस की बात कर रहा हूं मैं, वर्स्ट केस में तो यहां से n कॉल्स निकल सकती है, राइट। और इधर से भी n कॉल्स निकल सकती है, सब जगह से n कॉल्स निकल सकती है, राइट। तो वर्स्ट केस में हर जगह से, और n लेवल्स हैं तो n इंटू n ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आइट्रेशंस लगने वाली है। इट मीन्स 10 की पावर 4, वर्स्ट केस में 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा ना, तो 10 की पावर 8 आइट्रेशंस में हमारा काम हो जाएगा वर्स्ट केस में, अगर हम डीपी यूज करेंगे। और रिकर्जन की तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने दिखाई दी थी आपको, अगर आप सिर्फ रिकर्जन यूज करते हो तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी वैलिड करती है, 1 की पावर n से लेके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी 10 की पावर 4n तक आपकी वेरी कर रही थी, वेयर n इज व्हाट, जहां पे आपको जाना है n इज टॉप, और n खुद ही 10 की पावर 4 है, राइट। तो मे बी ये आपको प्रॉब्लम समझ में आया होगा और आपको इसमें कुछ भी नई चीज़ें सीखने को मिली, और स्टेप बाय स्टेप आपको ड्राई रन आपको अच्छा लग रहा है, और आपका इंट्यूशन खुल रहा है, इंट्यूशन बिल्ड हो रही है कि आपकी अब छोटी से छोटी गलती अगर आप पकड़ पा रहे हो और आपको न्यू चीज़ें सीखने को मिल रही है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कई बार ये वीडियो मेरे को पता है बहुत बड़ी हो चुकी है, कई बार आपको कंसेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट होता है इन कंपैरिजन टू आप लेंथ देखें वीडियो की, कितनी बड़ी वीडियो की लेंथ है, राइट। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका टेबुलेशन एंड स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। इसका स्पेस ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे इसका टेबुलेशन एंड स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। सो हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।